मोहम्मद कैफ क्या है? एक क्रिकेटर है, एक बाहुबली है, एक शूटर है, या फिर मोहम्मद कैफ क्या है? मैं सर्फ शूटर बना हूँ, मैं राजदेव कांडे हाथ का झेला आप हूँ। बताइए कि राजदेव हत्याकांड में आपका नाम क्यों आया? पहले मैं आपको जवाब दूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा। आपने कहा है आतंकवादी, भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन है? हम आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, कोई हिंदू वोट की चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं मोहम्मद कैफ मेरी अपनी चिंता नहीं करता हूँ, अपने जमात की चिंता करता हूँ, क्योंकि टोपी जरूरी है, जान जरूरी है। और आप फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं बोलिए। कि दोबारा 6 दिसंबर नहीं होने देंगे, हाँ बिल्कुल, तो इससे हिंदू धर्म को आहट नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक अलग इमेज है समाज में, बिल्कुल क्योंकि तो आप उनके इमेज को कैसे देखते हैं? उन्होंने सब कुछ अच्छा किया सिवाय एक काम के, सिवाय एक और काम। आपकी अगर जान कभी जाती है तो उसके दोषी शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को आप बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बातों में उतनी सच्चाई क्या है। कहानी थी? कहानी यही है। आप शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी खुद को बताते हैं, तो बिल्कुल है फिर ये हम। ओसामा भी उनके उत्तराधिकारी हुए, तो अब हम उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। केस हम खाएंगे, लाठी हम खाएंगे, घर हम तुड़वाएंगे, हाथ हम तुड़वाएंगे, जेल हम जाएंगे, और उत्तराधिकारी कोई और रहेगा। हिना साहब चुनाव लड़ती हैं, तो क्या मोहम्मद कैफ उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके साथ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मैं उनको प्रचार उचार करने वाला नहीं हूँ, ये सब बकवास है। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से अभी कैसे रिश्ते हैं? चलो, राजदेव भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे। लेकिन राजदेव की पत्नी बोलती हैं कि वो आपको नहीं जानती हैं और ये सब बहुत कुछ बड़ा झूठ है। फ्रॉड है वो। अरे मेरे जो पूर्वज होंगे वो तो राजपूत ना होंगे जी। मैं शेख बिरादरी से आता हूँ, तो मेरे तो पूर्वज राजपूत होंगे। शहाबुद्दीन साहब को लेकर ये कहा जाता है कि आप उनके शार्प शूटर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? शहाबुद्दीन साहब तो जिन्होंने जितना उन्होंने किया फॉरवर्डों के लिए, फॉरवर्ड उनके साथ खड़ा नहीं रहा। सुधीर सिंह साहब की दोस्ती बहुत अच्छी देखी जाती है, सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो वीडियो आपके उनके साथ में आते हैं। सुधीर सिंह कैसे इंसान है? देखिए, सुधीर सिंह एक जिंदा दिल तेज इंसान। प्रताप यादव ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था, तो बोले कि हजारों लोग मेरे साथ आते हैं, अब कौन उसमें शूटर है, कौन क्या उसमें हमको नहीं पता। चिराग और तेजस्वी में सबसे बेहतर नेता कौन? कि आपको भारत से, भारत देश के झंडे से कितना प्यार है? हम लोग के शरीयत में है कि सबसे पहले इस्लाम। हमारी सरकार आएगी एकदम निश्चित तौर पर अग्निवीर को खत्म कर, क्योंकि देखिए खुदी मीडिया हो चाहे 400 रुपये वाले मीडिया, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो क्या ओसामा और मोहम्मद कैफ एक साथ, दोनों भाई बनकर एक साथ आएंगे सामने? मेरा टारगेट यहाँ तक थोड़ी है कि विधानसभा तक, मेरा टारगेट दिल्ली तक है, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तभी कानून बदलेगा। मोदी योगी से काफी आप आहत लग रहे हैं, काफी मतलब ना मैं खफा लग मोदी रहे से आहत हूँ, ना मैं योगी से आहत हूँ, उनके करनियों से आहत हूँ, और दोनों बाण हैं। तो उनको क्या मालूम है कि परिवार क्या होता है। देख रहा हूँ कि दुर्गा जी का जो प्रतिमा जो वहाँ रखा गया है पंडाल में, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 2 से 1 आदमी, अब बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था 1000 लोग। अगर बाबर लुटेरा होता तो फिर अंग्रेज क्यों आए? इसकी बगल में जो बांग्लादेश में हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? 2014 के पहले क्यों नहीं होता था? मतलब इसका दोषी मोदी जी हैं। बिल्कुल। अब ये दशा हो गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है। ये एनआरसी का आप विरोध क्यों करते हैं? मुसलमान थोड़ा खफा दिख रहे हैं तेजस्वी यादव से। जो बाबरी मस्जिद के दोषी थे उनको क्या हुआ? जो बाबरी मस्जिद के दोषी थे, जो तोड़े, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की, जो पुलिसियों को खदेड़ने का काम किया, मुसलमानों को रगड़ने का काम किया, उनका केस का क्या हुआ? तो कोर्ट का फैसला है। जब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कोर्ट की विडंबना है ना कि ये फैसला कौन सा फैसला है? इसका मतलब बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी। तो भारत के न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है? निचले क्रम पे तो हमको भरोसा ही नहीं। चुनाव लड़ेंगे मोहम्मद कैफ इस बार? अगर शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते ना तो निश्चित मैं रघुनाथपुर विधानसभा से मैं लड़ता। रईस खान साहब के कैसे संबंध है? बरौली में हर साल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है, बरौली के आयोजन पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं जो टूर्नामेंट कराते हैं वो ऑर्गेनाइजर कम दलाल ज़्यादा हैं, और हमारी एकेडमी के कम से कम 20 लड़के स्टेट खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल चुके हैं। आपका रणजी कैंप में सिलेक्शन हुआ था, उसमें नाम आया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शायद आपका नाम हुआ था। लेकिन तो क्या कीजिए, अब क्या आपको लगता है कि अब क्रिकेट से अब आपको संन्यास? 2005 के बाद से जो स्थितियां बनी थी मुसलमानों और यादव को टारगेटिंग किया गया था सीवान में, मुसलमान और यादव को। मोहम्मद कैफ अगर नेता बनेंगे तो केवल मुसलमानों के नेता बनेंगे। आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें कई लोग क्रिकेटर के नाम से जानते हैं, कई जगह इनकी छवि बाहुबली वाली है, और कई लोग अब ये कह रहे हैं कि अब ये सिवान जिला के उभरते हुए नेता बनने जा रहे हैं। लेकिन हम खुद उस शख्स से बात करेंगे कि आखिर वो है क्या। उनका नाम है मोहम्मद कैफ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी स्वागत है। मोहम्मद कैफ क्या है? एक क्रिकेटर है, एक बाहुबली है, एक शूटर है, या फिर मोहम्मद कैफ क्या है? अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि आप काफ़ी चर्चा में हैं कि आप अब नेता बनने जा रहे हैं। मेरा
चर्चा में रहना ये मेरी शुरू से ही आदत है, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ। मेरे पे जितने भी केसेस हुए हैं वो सब लोगों को बचाने के लिए, लोगों को हक हकूक़ के लिए लड़ने के लिए हुए। मेरा अपना इंडिविजुअली कोई लफड़ा नहीं है और ना मैं किसी से कोई लड़ता हूँ। और आपने कहा कि मोहम्मद कैफ एक ऐसा नाम है जो सिवान की हक हकूक़ के लिए लड़ता है, और क्रिकेट मेरी पैशन है, क्रिकेट मेरा ब्लड है। तो क्रिकेट में मैं अपना ग्रोथ नहीं कर पाया, और मुझे एक ललक है शुरू से ही। जैसे मैं एकेडमी सिखाता हूँ अपने बच्चों को, तो उसी तरह मुझे ललक है कि जनता की सेवा करना। और हमारे दादा जो है ना, जो 1965-70 में 20 साल लगातार वार्ड पार्षद रहे, और वर्तमान में हमारी माँ भी वार्ड पार्षद है दूसरा टर्म में। तो हम लोगों के डीएनए में ही है लोगों की सेवा करना, हक हकूक़ की बात करना, और जो मुसलमानों को एक मजबूती चाहिए, उस मजबूती को बनाने के लिए मोहम्मद कैफ राजनीति में आया हुआ है। मतलब कि मोहम्मद कैफ अगर नेता बनेंगे तो केवल मुसलमानों के नेता बनेंगे। देखिए, मुसलमानों का नेता की बात नहीं है, मुसलमानों की कमजोरी की बात है। अगर आप बीजेपी को जब देखिएगा तो किसकी बात कर रहा है बीजेपी किसकी बात कर रहा है, और किस पे राजनीति करके ये देश में राज कर रहा है? हम मुसलमानों की बात कर रहा है। और देश में दो ही आदमी परेशान है, दलित और मुसलमान। एक तरफ संविधान को खतरे किया जा रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम बात किसकी करें? अभी हम उस चीज़ पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। बात ये कि जब आप एक समय पर खेलते थे तब हैं। हाँ, मतलब जब आपका एक चरम सीमा पर था, तब हमने कई लोगों से ये सुना था कि आपका उस समय जिस प्रकार से आप उस समय बल्लेबाजी करते थे या क्रिकेट आपके अंदर था, उस हिसाब से लोग ये कहते थे कि जल्द आप इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। रणजी के कैंप में आपका सिलेक्शन भी, नाम भी आया हुआ था। तो क्या वजह रहा कि मतलब मोहम्मद कैफ उस चीज़ से भटक गए? 2005 की घटना है। मेरे पे पहली बार केस हुआ था, और केस करने वाला एक इंस्पेक्टर पोलिंदर सिंह था, जो हमारी माता श्री से 50,000 का डिमांड किया था। किसके लिए, किस चीज़ के लिए डिमांड था? कहीं लूट हो गया था। अच्छा। तो लूट हुआ था, हम घर बैठे थे, और उसी दौरान इतना मेंटल डिस्टर्ब किया, वो इतना ना टॉर्चर दिया। वो हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का लाइफ बर्बाद करके गया, जिसका नाम पोलिंदर सिंह है। और वहाँ से जाने के उसी क्रम में हम लोगों का लाइफ क्रैश कर गया। हम कलकत्ता से, मोहम्मडन से क्रिकेट का कोचिंग लेके हम आए थे। उसी दौरान वो राष्ट्रपति शासन आ गया, पुलिसिया वर्चस्व हो गया, और पुलिसिया वर्चस्व में बहुत लोगों का बर्बाद हो गया। और लगातार हमको प्रताड़ित कर, क्योंकि एसडीपीओ एक सुधीर कुमार सिंह थे, उन्होंने हमारी बातों को बखूबी बहुत अच्छा से सुना और समझा। और बहुत हमको खूब अच्छा जमता था। जमता नहीं था, वो सच्चाई के लिए जमता था। वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी के जमेगा। तो उन्होंने अपने बातों को बेबाकी से मैंने रखा, उन्होंने देखा और मुझे चांस दिया। लेकिन यही पोलिंदर सिंह ने ज़बरदस्ती हमको जेल भेजने का काम किया, क्योंकि एसडीपीओ सुधीर कुमार में और पोलिंदर सिंह में एकदम 36 का आंकड़ा चलता था। और इसी कारण था कि हम पिस गए, और हम पिस गए तो मेरा ब्रेकअप हो गया, केस हो गया, 6 महीना जेल रहे। और लगातार इस परेशानी से हमें उभर के निकल नहीं पाया। लगातार फिर हमको देखा, वो जो विपक्ष के लोग थे लगातार हमको टारगेट करने लगे, और जो मेरी एक लगातार बढ़ने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को उन्होंने रोक दिया। लेकिन हमने आपके बारे में जब स्टडी किया, आप इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस स्टडी में हमने ये पाया कि मतलब जो एसडीपीओ थे और जो आपका इंस्पेक्टर थे, उन लोगों में कभी ऐसा हुआ कि एसडीपीओ के सामने आप खाना खा रहे थे और उन्होंने शायद आपको बोला था कि कुर्सी नहीं छोड़ना है। और तो ये कौन सा किस्सा था, क्या किस्सा था? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना, एसडीपीओ सुधीर कुमार जो थे, जो डीआईजी होकर रिटायरमेंट किए हैं, तो मैं यही 1 जनवरी का टाइम था। जनवरी का टाइम था, तो मैं उनको विश करने के गया था अपना। तो वो सारे जो उनके गार्ड्स वगैरह जो रहते हैं, तो उन्होंने अपना वो मॉर्निंग का नाश्ता बनाया था। 1 जनवरी में एक प्रोग्राम जो बनता है साल के उपरांत में, कि ख़त्म नया साल आ रहा है, ख़त्म हो गया, उसी में नाश्ता वास्ता बन रहा था। तो मैं उनके साथ बैठ के खा रहा था, और उन्हीं के थाली में खा रहा था इत्तेफाक से। देखिए, तो उन्हीं के थाली में खा रहा था, इत्तेफाक से सामने से पोलिंदर सिंह आ गया। तो मेरी तो भाई मुझे रिगार्ड देना कर्तव्य है। तो मैं उठने की कोशिश किया, तो सुधीर सर ने डायरेक्ट बोला उठना ही नहीं है। तो
आप ये बताइए कि मैं इंस्पेक्टर को देख के उठूँ कि जहाँ एसडीपीओ सुधीर कुमार जो एसडीपीओ है सिवान के, उनका बात माने कि उनको देख के, तो मैंने बोला कि जब खुद एक सीनियर अफसर जो कह रहा है कि उठना ही नहीं, तो मैं क्यों उठूँगा, और उठता हूँ तो इनसे मैं ख़राब हूँगा। तो यही नतीजा हुआ और वही टारगेट ले लिया पुलिंदर सिंह कि हम देखा कि हम उठ नहीं पा रहा है, ये मेरी मजबूरी नहीं समझ पाया कि मैं किसके कहने पे और मैं कहाँ बैठा हूँ, और वो खड़ा रह गया और अपनी बातों को रख के बुके दे के डायरी दे के वो चला गया। और यही नतीजा हुआ कि लगातार हम पर 2-3 केस लाद दिया। हम जेल गए, जिस जेल में गए तो 2 ही दिन में बेल हुआ, फिर हम पे लूट का कांड को भेज दिया, तो मैं 56 दिन 2 महीना रह गया। यही तो प्रक्रिया है, यही है पुलिसिया कांड। और तब से आपका मतलब क्रिकेट से वहाँ से नहीं, क्रिकेट हुआ नहीं, लगातार मैं खेलता रहा, फिर उस बीच में लगातार हुआ, उसके बाद मैं फिर फ्लो में आने लगा। जब फ्लो में आने लगा तो मैं देखा कि अरे तब तक कि हमारी बहन का इंतकाल हो गया 10 मई 2016 को, आज 13 तारीख को राजदेव भाई की हत्या हो गई। तो अब उसमें भी हमको लपेट दिया लो। और राजदेव भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था, इतने अच्छे मित्र की लालछन लगा। और सीबीआई ने तो क्लीन चिट दिया मैंने, क्योंकि सीबीआई को मैंने डायरेक्ट कहा था कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए या फिर आप जो भी टेस्ट कराना है आप हमको करा सकते हैं। और इसी नतीजा हुआ कि अल्लाह ने हमारी सुनी और सच्चाई का सामने हुआ और मुझे क्लीन चिट मिला। लेकिन राजदेव हत्याकांड में भी आपका नाम बार बार आया, बार बार आपको वहाँ पे आरोपी भी बताया गया। और उस समय जब 11 साल के बाद भागलपुर से मोहम्मद साबुद्दीन जब रिहा हुए थे, तब आपका उनके साथ फोटो दिखना काफ़ी वायरल हुआ था। और ये कहा गया था उस समय की सरकार पर कि अभी आपको संरक्षण दिया जा रहा है, आतंकी को संरक्षण दिया जा रहा है और जो आरोपी है उसको संरक्षण दिया जा रहा है, और सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और आप बता रहे हैं कि राजदेव भाई से जो था आपका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन राजदेव की पत्नी बोलती हैं कि आपको नहीं जानती हैं और ये सब कुछ झूठ है। फ्रॉड है वो, तो मतलब उनकी बीबी फ्रॉड है। महाराज क्या बात करते हैं, पहले मैं आपको जवाब दूंगा फिर उसके बाद आऊँगा। आपने कहा है आतंकवादी, भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन है? हम आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं नहीं, वो उस समय आरोप लगाया गया, आपको बताया गया कि राजदेव हत्याकांड में आप आरोपित हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आरोपित नहीं था, जांच में नाम आया था। आरोपित उसी वक्त होता है जब आपका चार्जशीट जमा हो जाता है, तब आप आरोपित होते हैं। मेरा जब चार्जशीट जमा होगा तो मैं उसमें बरी हो गया, तो मैं आरोपित नहीं हो पाया, पहली चीज़। दूसरी बात, आतंकित की बात करें तो मैं किस नज़र से एक स्पोर्ट्समैन आतंकी हो जाऊंगा? और आपने कहा कि ये राजदेव यादव की पत्नी जो है हमको जो किया हमको नहीं पहचानती, वो झूठ बोलती हैं। उनसे मैं 1 हफ्ता पहले उनको कूलर देने गया था, लॉयड का कूलर था या फिर जिमी सेल से मैंने खरीद के उनको दिया था, और वही रिसीव की थी। अच्छा, वही रिसीव की थी। इत्तेफाक देखिए ये बात कि वो रिसीव करती है फिर कहती है कि मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, तो उसमें अब क्या किया जा सकता है? अब आप ही आए हुए हैं, कल बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, तो वो अलग बात है, लेकिन दुनिया जानती है। और क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। वो जाके अपने ही सब कुछ बिगाड़ दिए उन्होंने। मैं उन बातों पे नहीं जाता हूँ, औरत जाता है, छोड़िए, जो उनको बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन वो इतना मैं जरूर कहूँगा, वो झूठ बोल रही हैं और बहुत बड़ी झूठी हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को वो जब नज़रअंदाज कर रही हैं, पहचाने से इनकार कर रही हैं, तो वो झूठा ही ना बोलेंगी। बहुत बड़ी झूठी हैं वो, क्योंकि मैंने अपने हाथ से उनको दिया था उनके घर पे लॉयड का कूलर। तो कैसे झूठ कोई बोल सकता है कि मैं उनको नहीं पहचान सकता हूँ? मैं उनको हर हफ्ते 2 हफ्ते में खाना भेज रहा हूँ, खाना ले जा रहे हैं हमारे पैसे का, और वो खा रही हैं, तो उनको पता नहीं है। तो ये सब बेकार वाली बातें हैं, और ऐसे लोगों से मुझे ज़्यादा उनमें बातों भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कई लोग को मतलब आज ये सच जानना चाहिए, क्योंकि कई लोग भ्रम में हैं कि मतलब आपको लेकर एक अलग छवि बनी हुई है। तो उन लोगों को आप बताइए कि राजदेव हत्याकांड में आपका नाम क्यों आया और फिर आप कैसे उस चीज़ से बरी हुए, ये पूरा स्टोरी आप बताइए। देखिए, राजदेव हत्याकांड में हमारा नाम आना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके घर में 2-3 दिन पहले आपकी अल्लाह न करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है, क्योंकि जीवन में मौत बरक है, कभी भी आ सकता है। तो मेरी बहन का इंतकाल हुआ 10 मई को, आज 13 मई को वो मरे तक कोई मतलब आपके घर में आपकी एक जवान बहन डेथ कर गई रोड एक्सीडेंट में, और आप हत्या करा दीजिएगा? आप हत्या करा सकते हैं? ये सरासल इसलिए लगा क्योंकि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के सपोर्टर थे, और हम लोग शहाबुद्दीन साहब के कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग थे। और हम लोगों पे इसलिए लगा लालचन क्योंकि हम लोग मुसलमान थे, और मुसलमान में हमको आगे बढ़ रहे थे, जो बार बार रोकने का काम किया, यहाँ भी हमको रोकने का काम किया गया। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे स्टेट टीम में जगह मिली, और यही कारण हुआ कि मैं फिर से बाहर हो गया। ये तो हालात है, और यही हालात के कारण हम लोग, हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट से हम दिग्भ्रमित हो गए।
हमको बार बार रुका गया, झूठा लालचन में किया गया, लेकिन कोर्ट था, कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं इस केस से यार मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं शार्प शूटर नहीं हूँ। जो इस तरीके से जिनका रोजी रोटी, जिनका यही काम धाम है स्टॉल्सल लेना, मर्डर कराना, अपहरण कराना, उनको आप साफ सुथरा, उनको आप जो कहना कहिए। मैं ना एक पैसा हराम खाता हूँ और ना मुझे हराम खाने की आदत है, तो मैं कैसे हो सकता हूँ इन बातों को कि कोई मुझे साफ सुथरा कह दे, मुझे क्रिमिनल कह दे। ये सब इसलिए कहा गया कि मैं मुसलमान था, और मुसलमान उस वक्त कितना परेशान है हम आप खुद समझ सकते हैं। 2005 के बाद से जो स्थितियाँ बनी थी मुसलमानों और यादों को कोई भूल थोड़ी सकता है। कैसे आप भूल सकिएगा? 2005 की स्थितियाँ बनी थी, राष्ट्रपति शासन के बाद से टारगेटिंग किया गया था सीवान में मुसलमान और यादों को। आप कैसे भूल सकते हैं इन बातों को? सारे लोग याद किया है कैसे लोग प्रताड़ित किया गया है, कैसे लोगों घर टूटे हैं, कैसे घरों को कुड़की हुई है, कैसे मुसलमानों को जेल भेजा गया। इन चीज़ों को कोई भुला नहीं सकता है, और जवाब इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए फिर से क्रिकेट पर लौटते हैं। आपका रणजी कैंप में सिलेक्शन हुआ था, उसमें नाम आया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शायद आपका नाम हुआ था। लेकिन तो क्या कीजिए, अब क्या आपको लगता है कि अब क्रिकेट से अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर अभी आपका है कि आप आगे खेलेंगे? मैं 15, 17, 18 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कप्तान हूँ, और मैं लगातार रनिंग में हूँ। जब मैं खराब खेलूंगा, जब मेरे बैट से रन नहीं लगेगा, जब मुझे लगेगा कि मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तब मैं बल्ला टाकूंगा। नए युवाओं लड़के से तो मैं बहुत टाइट हूँ, अभी भी बहुत टाइट हूँ, बहुत मारता हूँ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंट भी किया। फिर इस बार मुझे उम्मीद था कि रणजी ट्रॉफी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने लक्ष्य से मैं भागता नहीं हूँ, मैं लगातार लगा हुआ हूँ। कभी तो अल्लाह सुनेंगे, कभी तो मेरी जो चीज़ें, अगर इनमें नहीं होगा तो मैं पॉलिटिक्स तो मैं अपना कर ही रहा हूँ, और पॉलिटिक्स तो करता रहूँगा, क्योंकि हमारे डीएनए में है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके एकेडमी को लेकर भी खूब चर्चा होती है कि आप एकेडमी चलाते हैं। एकेडमी में एक मतलब आपका अलग रुतबा भी है। इस एकेडमी से कई सारे बच्चे मतलब दूर दूर तक खेलने भी गए हैं। तो एकेडमी में अभी कितने बच्चे हैं, और एकेडमी अभी भी चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। 17 साल से एकेडमी सेवा में, सीवान की सेवा में लगा हुआ है, और ये एक संस्था है। ये कैफ क्रिकेट एकेडमी सिर्फ मेरे नाम से है, लेकिन इनके नीचे जब जाइएगा ना, तो इनके फाउंडरों में आपको नाम मैं गिना देता हूँ। पहला फाउंडर संतोष कुमार मल IAS, दूसरा फाउंडर सुनील सर जो तिरहुत के IG थे, अभी कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, वो फाउंडर। फिर आपको मनोज कुमार तिवारी सर जो सीतामढ़ी के SP हैं, वर्तमान में हैं, ये फाउंडरों लोग हैं। तो इन फाउंडरों को रहते भर में हमारी एकेडमी कैसे बन सकती है? इन्होंने तो मुझे नींव दिया, और इन्होंने तो मुझे इतने जगह पे पहुंचाया है। और हमारी एकेडमी के कम से कम 20 लड़के स्टेट खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से लगातार हमारी क्रिकेट जो चल रही है, और ये अल्लाह का करम है, सीवान का गौरव है कैफ क्रिकेट एकेडमी, जहाँ बच्चों को निःशुल्क सेवा देने में तत्पर है। कोई भी गरीब बच्चा आता है, उनके पास कुछ नहीं रहता है, हम लोग ड्रेस से लेके, जूता से लेके हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। हमारी जो पूरी संस्था है, तो उन संस्थाओं के दौर से लेके हमारी संस्था जो है, जब तक जिए या ना, हम रहे या ना रहे, मेरी संस्था चलती रहेगी। मैंने ऐसा उसको बना के रख दिया है कि वो सिस्टम चलता रहेगा, लोगों की सेवा देता रहेगा, और जो लड़के गरीब गुर्जा जो तत्व के लड़के हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मेरा एकेडमी। तो अभी आपके एकेडमी में कितने लड़के हैं? लगभग 200 से पार है हमारे एकेडमी में। 200-400 मतलब टोटल सीवान के यहाँ अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ तो अभी दिल्ली का लड़का है, दिल्ली, आपको यूपी के लड़के हैं, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, इन सारे जगहों से। और हमको फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हॉस्टल की सुविधा देने के लिए लोग बोले कि आप हॉस्टल में रखिए, और हम लोग आपके बच्चे यहाँ भेजेंगे। तो अब मेरे पास थोड़ा वक्त भी कम रह रहा है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा सक्रिय हो पाए हैं, और इस वजह से, क्योंकि हमारे पहले फादर थे तो घर का सब कुछ देखते थे, फादर का तो घर सर पे से साया उड़ चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम बिजी शेड्यूल हो गया है। तो मतलब क्या चार्ज वगैरह क्या है अगर आपके एकेडमी में कोई आना चाहता है? हमारे यहाँ चार्ज नहीं है, हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ आप आइएगा तो मेंटेनेंस नाम पर कुछ, जैसे बॉल कहाँ से आएगी, एक तो बॉल 400 रुपया है। आप बताइए ना, कहाँ से हम कहाँ से देंगे? कौन हमारे बाप करोड़पति और अबत्ती तक छोड़ के चले गए? तो हम लोग का चार्जेस यही है कि एकेडमी के बच्चे सब मिल के, और हम सीनियर मिल के ही उसको रनिंग करते हैं। अच्छा, अभी हमने एक मैच देखा था, बरौली में वो मैच हो रहा था, और खुद हम वहाँ पे मौजूद थे, और सेमीफाइनल या फाइनल मैच था, और उस मैच में एक अभिनंदन नाम का कोई खिलाड़ी था, और वो मतलब सारे मैच में लगभग अच्छा किए थे। अभिनंदन या नंदन नाम था, और जो सेमीफाइनल या फाइनल मैच था उसमें वो अच्छा नहीं किए थे, और उनके अंदर आपका इतना खौफ था कि वो आपके गाड़ी में बैठकर नहीं जाना चाह रहे थे, और ये बोल रहे थे कि नहीं हम आज अच्छा नहीं किए हैं तो भैया मारेंगे।
और हो सकता है कि वो डांटे और इसलिए वो मतलब आपके गाड़ी में, जबकि सारे मैच में अच्छा प्रदर्शन किए थे, उसके बावजूद भी वो आपके गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे। देखिए तो ये हमारी रिगार्ड है, बच्चों की रिगार्ड है। मैं बच्चों से ना पैसा मांगता हूँ, ना उनसे कपड़ा मांगता हूँ, ना मैं उनसे कोई भी चीज़, मैं उनसे सिर्फ क्रिकेट मांगता हूँ। आप क्या करने आए स्टेडियम में? आप क्या करने आए? आप आए हैं सिर्फ खेलने के लिए। तो आप खेलने पे ध्यान दीजिए। आपका टारगेट इंडिया के लिए है, ना कि बल्कि एक क्लब के लिए, ना एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसीलिए मैं आपको चैलेंज करके रख देता हूँ। मैं तो अपने बच्चों को मारता भी हूँ, इसमें कोई दुराय नहीं है। और एक शिक्षक एक अपने विद्यार्थियों को नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? और मारते किसके लिए है? उनके लिए। ये मेरा एकेडमी जो है, कैफ एकेडमी, ये एक गुरुकुल है। इसमें आप बाल बड़ा करके रखिएगा, बिना आप किसी पोजीशन में रख के आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपका नाखून चेक होगा, आपका मोजा चेक होगा कि आप उसमें स्मेल नहीं ना दे रहा है, उसका ड्रेस चेक होगा। उसके बाद आप यहाँ से घर से जाते हैं तो आपको ये भी चेक किया जाएगा आप समय से घर पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि आप खाते हैं नहीं खाते। इन सारे चीज़ों को मैंने ग्रुप बनाया है और मुझे फ़ख्र होता है कि सारे गार्जियनों के माँ बाप, बहनें और भाइयाँ हमको कॉल करते हैं, भैया ये खाना नहीं खा रहा है, भैया ये पढ़ नहीं रहा है, भैया ये खेलने जा नहीं रहा है। तो सोचिए मेरे पे कितना गार्जियन भरोसा करता है। और उन सब बातों पर लोग हमको क्रिमिनल बोलने लगता है। कभी शार्प शूटर लगा दिया था बीच में। तो आप इन सब लोगों के लिए मैं तो खड़ा एक चुनौती हूँ कि आप मुझे कुछ भी बोलिएगा। मेरा जो काम है, मेरा जो लोगों के दिल में जो जगह है, आप उसे निकाल नहीं सकते हैं, ना उसे हटा सकते हैं। मोहब्बत पैदा करने के लिए कैफ आया हुआ है, नफरत पैदा के लिए नहीं आया हुआ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हम एकेडमी के बच्चे, आप देखिएगा, कभी कभी आप आइएगा एकेडमी में, जब हम आते हैं ना तो उस वक्त का माहौल देखिएगा। जो जहाँ लड़का रहता है वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आशीर्वाद लेने आ जाता है। सोचिए क्या सारे बच्चे, क्या माहौल मैंने बना के रखा है। पढ़ाई इसलिए कहता हूँ कि जब पढ़ोगे नहीं तो क्रिकेट कहाँ से समझ में आएगी। नहीं खाओगे तो इतना मेहनत करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। इन सारी बातों को कैफ क्रिकेट एकेडमी देखता है, तभी तो इतने बदनामी के बाद, इतने सवालों के बाद सबसे बड़ा एकेडमी नॉर्थ बिहार का है तो वो कैफ क्रिकेट एकेडमी है। अच्छा, जब आप खेलने जाते हैं तो एक फैन मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि बरौली में भी आप आते हैं तो वहाँ की जो भी जनता है, जो भी दर्शक है, आपके साथ सेल्फी या आपसे मिलने के लिए मतलब हुजूम एक बन जाता है। तो उस समय क्या आपको लगता है, क्या फील करते हैं उस समय आप? देखिए ये मोहब्बत है लोगों का कि इतने बहुत दिन से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और लगातार खेल रहा हूँ। और इतने दिनों में रहते भर में अगर आप लोगों के दिल पे अगर आप जगह बनाए हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। कितने लड़के आ रहे हैं, फेंका जा रहे हैं, खेल रहे हैं, फेंका जा रहे हैं। मैं लगातार लोगों के दिल पे अल्लाह की मदद से और जो बड़े बुजुर्गान उनकी दुआओं से उन पे राज कर रहा हूँ। और लोग बुलाते हैं, लोग मुझसे जब सेल्फी लेते हैं तो मैं कभी उनको नकारता भी नहीं हूँ ना। मैं एक नॉर्मल और सिंपल वर्ती हूँ ज़मीन से। आप जब मेरी आप नौयत देखिएगा ना तो मैं ज़मीन से उठ के आया हूँ। अचानक से नहीं आऊँ कि विधायक का लड़का हूँ, एमपी का लड़का हूँ, ये हूँ, अरबपति हूँ। तो ये जब छोटे लोग जब उठ के ऊपर जाता है ना तो उन पे सवाल उठता है, क्योंकि बड़े लोग खतरे में आ जाता है कि अब हमारी लुटिया डूबेगी, अब हम पैसा से कितना देर तक उसको रोकेंगे। टैलेंट से नहीं रोक पाते हैं। और यही है कि लोगों से जब मैं मिलता हूँ, मुखातिब होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं हाथ जोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं गले मिलने वालों में से हूँ, इसीलिए मैं उनसे गले मिलता हूँ। और यही लोगों को पसंद है कि जो बंदा इतना हाईटेक रहता है, इतना पॉपुलरिटी रहता है, लेकिन हम लोग से गला मिलता है। और यही दुआ है लोगों का सब। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दुआ हमारे लिए बरकरार रहेगा तो इंशाल्लाह और कामयाब होगा मैं। बरौली में हर साल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है और लोगों की नज़रें ये यहाँ रहती हैं कि मतलब कैफ की टीम आ रही है कि नहीं, और कैफ की टीम को देखने, कैफ के टीम के मैच को देखने के लिए लोग आते हैं। तो बरौली के आयोजन पर आप क्या कहिएगा? और कई बार वहाँ पे आपकी टीम जाके मतलब जीती भी है, तो इस आयोजन पर आप क्या कहिएगा? लोग 100% में 10% वहाँ हारे होंगे, 90% जीते होंगे, लगभग लगातार चैंपियन होंगे। अब अभी ट्रॉफी रूम में आपको मैं लेके जाता तो दिखाता। वहाँ नहीं जाने का कारण क्या है? मैं पिछले साल तो 2 साल से नहीं गया था वहाँ पे, विवाद हो गया। सही बताइए कि बच्चे अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं और आपने 1 लाख का इनाम रखा है तो आप किस लिए रखा है? जो खिलाड़ी जीतेगा उसको दे देना है। तो आप जब खिलाड़ी को पैसे ही नहीं दीजिएगा, 60,000 रुपया आप दीजिएगा और 40,000 बोलिएगा कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए, चौथा ले लीजिए, तो खिलाड़ियों का बहुत दिल टूटता है। बहुत दिल टूटता है कि खिलाड़ी सोचता है कि मैं जीतूंगा, अगर टीम हमको जब पैसा देती है तो उससे मैं जूता लूँगा, उससे मैं बैट खरीदूँगा, उससे मैं फटा पुराना अपना पैड को बदलूँगा, और जो ड्रेस नहीं है। तो ये सब चीज़ों का, और आप 40,000 रुपये आज तक नहीं मिला तो क्या टूर्नामेंट खेलने जाएंगे भाई? ये तो धंधा बना के कुछ लोग रख लिया था ना। तो हम लोग प्रोफेशनल हैं,
हम लोग धंधे वालों पे नहीं जाएंगे। अगर आप जिसको पैसा लेना है चंदा लीजिए, जिसको लेना है उससे हम तो सवाल करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा मेहनतनामा है, जो विनिंग ट्रॉफी में आपने 1 लाख रखा हुआ है, कैसे आप खिलाड़ियों को आप पैसा रख लीजिएगा? आपको तो शर्म आनी चाहिए। और जो टूर्नामेंट में चंदा दे रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों को आप चंदा मत ना दीजिए जो खिलाड़ियों को पैसा रख लेते हैं और आपसे चंदा लेते हैं और कहते हैं ये टूर्नामेंट कराते हैं, और सबसे पैसा रख लिए 40,000 रुपया उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने रख लिया। बताइए 40,000 रुपया कितनी बड़ी रकम है। हम खिलाड़ियों के लिए तो बड़ा ही है भाई, क्योंकि बैट खरीदते, पैड खरीदते, ग्लव्स देते। हो सकता है कि अपने माँ को 5,000 रुपये देते, बोलती ये मेरी पहली कमाई है, ये भी तो बोल सकते थे। पैसा अब तक नहीं मिला। कहाँ मिला पैसा? कोई फ़ोन तक नहीं उठाता है। और बीच में वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं जो टूर्नामेंट कराते हैं वो ऑर्गेनाइजर कम दलाल ज़्यादा है। ये आप समझ लीजिए। अगर ऑर्गेनाइजर होते और उनको ज़रा सा भी इज्जत की ख्याल होती तो ये चीज़ करते ही नहीं। आप जाइएगा, मिसबिहेवियर होता है। आप टूर्नामेंट के आज क्या हो रहा है, दशा दिशा दोनों खराब हो गया। एक टूर्नामेंट के लेवल का टूर्नामेंट होता था, आज कोई पूछने वाला है? अब उनको खिलाना पड़ता है, इधर का उधर का, कोई जाता ही नहीं है। क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा? जाता है खिलाड़ी इनाम लेने के लिए, और आप इनाम ही नहीं दीजिएगा तो क्या करने जाएगा वो? आपका मुंह देखने नहीं जाता है, वहाँ जाता है लोगों को, दर्शकों के अभिनंदन देने के लिए, अभिनंदन लेने के लिए और देने के लिए, दोनों जाता है। और उसके बाद उसको प्राइज़ का कुछ कोई देता ही नहीं है। तो ऐसी जगह टूर्नामेंट खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों का टारगेट रहता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इंडिया खिलाना। आप इस टूर्नामेंट से इंडिया खेलिएगा? नहीं खेलेगा। वो बीसीसीआई से कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, ना बीसीसीआई कराती है। ये तो इंटरटेनमेंट है, लोगों की जनता के लिए, मनोरंजन के लिए लोग ये टूर्नामेंट कराता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे टूर्नामेंट, ऐसे टूर्नामेंट नहीं खेलना है जहाँ पे खिलाड़ियों का पैसा मार दिया जाए, खिलाड़ियों को कदर नहीं हो, खिलाड़ियों को चाय तक नहीं पूछा जाता है, ना आने पर ना जाने पर। क्या उस टूर्नामेंट में खेलिएगा? इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी आ रहे हैं, और वो आप उसको कदर नहीं कीजिएगा। ऐसा टूर्नामेंट खेलना बेवकूफ़ी है। और ऑर्गेनाइजर बदलेंगे तो फिर बरौली जाएंगे हम लोग, उस ऑर्गेनाइजर में तो नहीं जा पा सकेंगे, क्योंकि वो फिर क्या उम्मीद है कि फिर जाएंगे, फिर पैसा हमारा नहीं रखेगा। ऐसे ऑर्गेनाइजर के लिए हम नहीं जा सकते। दूसरा कोई बरौली में ऑर्गेनाइजर कराएगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाऊँगा। अगर आप कह दीजिए कि मैं आप इनाम नहीं है तो मैं आऊँगा, आप कहिएगा कि 1 रुपया इनाम है तो मैं 1 रुपया लूंगा जीतने के बाद, ये तो कन्फर्म है, छोड़ूंगा नहीं। 1 रुपया हो या 1 लाख हो, लूंगा। इनाम है मेरा, वो अपना अधिकार है, और मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? जो ग्राउंड में खून पसीने बहा के हम लोग वहाँ पे अपनी मेहनत करके एक ट्रॉफी को जीतते हैं और वहाँ का इनाम ही नहीं मिले, तो ऐसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा ऑर्गेनाइजर पे मैं नहीं जाऊँगा। ऑर्गेनाइजर अगर अच्छी आएगी तो मैं तुरंत वहाँ जाऊँगा। वो तो मेरी फेवरेट जगह है बरौली, मेरी अपनी धरती है, वो बगल के पड़ोसी है। वहाँ हमारे इतने लोग हैं कि मैं खुद दुख होता हूँ कि वहाँ नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि वहाँ उस टाइप के लोग नहीं हैं जो टूर्नामेंट में आप उनसे जवाब ले लेने दीजिए, टूर्नामेंट कराने वाले से, कि आप क्यों नहीं पैसा दिए, है उनके पास जवाब। बात करेंगे तो जरूरी है आपका सवाल पूछना। आप सवाल पूछिए कि 40,000 रुपया क्यों नहीं मिला, और मिला, और आपने वादा पे वादा क्यों दिया, और देने के बाद आज कितने साल हो गए तो क्यों नहीं दिया। मैं उनके जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको सबको फ़ोन किए, हमारे जो कैफेटेरिया सेक्रेटरी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। और जो है, देखिए ये मसला क्या है ना, ये ग्रुप जो है ना, ये धंधा चलाता है शुरू से। पैसा अच्छा इतना ना इकट्ठा हो जाता है कि साल भर का कमाई होता है इन लोगों का। 5-10 लाख चंदा उसे लेता है, उसके बाद खिलाड़ियों को नहीं देता है। आप जरूर सवाल कीजिएगा कि 60,000 और 40,000 क्यों नहीं ये लोग दिया, ये आप जरूर सवाल कीजिए। जरूर बात होगा तो पूछेंगे। बिल्कुल। आपका एक स्टेटमेंट आया कि नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मेडल किसी के पास है तो कैफ के पास है, कैफ के टीम के पास है। अभी तो मैं 5-6 सालों से खेल भी नहीं रहा हूँ, अब तो बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं उससे ढक सकता हूँ। अगर मैं कवर में लेटूं तो मुझे अगर ढका दिया जाए तो उस 2-3 कवर ढक जाएगा, इतने ट्रॉफी है मेरे पास। हर साल कितने टूर्नामेंट खेल लेते हैं? अभी साल तो 2 साल से टूर्नामेंट ही नहीं खेला। 2 साल से तो मैं अग्निवीर में चला गया, कोरोना आ गया और पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया हूँ, तो दूर नहीं जा पाता हूँ, यहीं रहता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट होती है उसी में टूर्नामेंट खेलता अच्छा, हूँ। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ क्रिकेट वाला? कब आपको लगा कि खेलना चाहिए, मतलब शुरुआती दौर कैसे शुरू हुआ? देखिए ये 98-97 की बात है। और मेरे घर में सब फुटबॉलर हैं। मेरे फादर फुटबॉलर, मेरे मामा फुटबॉलर, मेरे चचा है, एक चचा मेरे थे जो मेरे सुहेल चचा, जो उनका प्यार से लोग दरोगा चचा कहते हैं, वो स्पोर्ट्स क्लब चलाते थे।
तो मैं धीरे धीरे हुआ और उसी वक्त उनके साथ मैं चल जाता था स्टेडियम में और प्रैक्टिस करता था। वो दौर और दौर में, आज के दौर में तो आसमान ज़मीन का दौर है। पहले तो एक हफ्ता हम लोग को बैटिंग नहीं मिलता था, बॉलिंग नहीं मिलता था, उसके बावजूद भी हम लोग डटे रहते। आज तो एक दिन बैटिंग नहीं मिलता तो घर वाले कंप्लेन कर देते हैं, अरे भैया आपका बच्चा खेल नहीं पा रहा है, बच्चा बॉल नहीं डाल पा रहा है। ये हालात हो गया है। और हम लोग के टाइम में यही हालत, रिगार्ड नहीं मिल पाता। इसीलिए तो मैंने पूरा अपनी एकेडमी को गुरुकुल बना के रखा है। रिगार्ड जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। ये चीज़ नहीं रहेगा तो 98-97 आए और आने के बाद हमने बहुत सारे चीज़ें को, बहुत सारे मतलब कॉर्केट बॉल से, टेनिस तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, खेला, टेनिस भी खेला। और फिर मैं देखा कि लगातार जो लोग हैं ना, वो सारे लोग हमको बुलाने लगे, अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। जब भी जाता था अल्लाह की मदद से कुछ अच्छा कर देता था। तो मैंने सीवान में एक काम जरूर किया, सीवान के इतिहास में, आज से 15 साल पहले, कि मैंने जब मैच खेलने जाता था, मैच फीस के नाम पर मैं 1000 रुपये लेता था। ये पहली बोले साला इतना लोग आ रहा है तो 1000 रुपये मेरे पैकेट में भरेगा और लोग भी कम आएंगे। तो उसमें भी 4 लोग आते थे तो मुझको 1500-2000 करते थे। तो सब लोग अपने अपने थ्रू आते थे। तो मैं जाता था और अल्लाह का शुक्र ये था कि जब जाता था मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर सब लेके आता था। तो मेरी डिमांड बढ़ती चली गई। लेकिन एक चीज़ को मलाल था, जब हम खेलता था, छोटे बच्चे थे, तो हमको छक्का नहीं लगता था। छक्का लगता ही नहीं था। हम आगे जब मेरे साथ के सब छक्का मारते थे तो मैं आके रोता था और घर में बैठा था अपने आप को, यार सब छक्का मारते हैं, मैं मारता ही नहीं हूँ। तो फिर बड़ी मेहनत किया और एक बिसमरापुर में एक मैच हो रहा था, वहाँ पे मैंने बॉल डाला, 3 विकेट लिया और 3 विकेट लेने के बाद मेरा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो गया। डिस्ट्रिक्ट में जब सिलेक्शन हुआ तो मैं चाईबासा गया। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही थे, जमशेदपुर के बाद चाईबासा था। तो वहाँ चाईबासा में गया तो वहाँ 3 विकेट 6 विकेट मारा 2 मैचों में। मैच हम लोग 3rd राउंड में हार गए। तो 3rd राउंड में हार के मैंने इस चीज़ को देखा, अरे यार हम लोग ये सब ई पेस से तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने अद्भुत काम किया और अपने आप को इतना तैयार किया, इतना मेहनत किया कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ी शमशीर है। अच्छा, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मोहम्मद कैफ़ी शमशीर है। मैं इतना भयानक फील्डर हुआ कि उसी वक्त मोहम्मद कैफ इंडिया में आए तो मैं कैफ़ी से कैफ हो गया। अच्छा, यही मेरा नाम कैफ़ी है और मैं कैफ हो गया क्योंकि वो इंडिया उस वक्त खेले। तो जो इंडिया खेलता है, जो ऊपर पद चलता है, उनके साथ जोड़ दिया जाता है। तो मैं कैफ़ी से कैफ हो गया, कैफ से कैफुआ हो गया। पहले कैफ़ी था, फिर कैफ हुआ, फिर लोगों ने मुझे प्यार से कैफुआ बोलने लगा। वो भी मेरे लिए बहुत खुशहाली कि याद तो करता है। और यही हुआ कि बेहतर फील्डिंग की वजह से मुझे कैफ हुआ और लगातार। और फिर जब मैं राजेंद्र स्टेडियम मैच चल रहा था तो कैफ के भाई सैफ आए थे। तो हम लोग उनको भी वनडे फाइनल था, एक इंस्टीट्यूट ने कराई थी, हराया। तो उन्होंने कहा नहीं, कैफ के भाई सैफ आने वाले थे, नहीं आ पाए। ये आने वाले थे, बहुत दिन हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है जो कैफ नीचे खेलता और मैंने सिवान के कैफे के देखा जो बूम बूम फायर दिखाया। तो मैंने वो वर्ड नोट कर लिया, बूम बूम फायर। तो मैं अपना लिखता हूँ कि ये बूम बूम फायर। और मैं आज की दिन में अल्लाह के करमों से कि स्टार्टेज 6-4 और एक सीजन में मैंने तो अद्भुत कर दिया था अल्लाह की मदद से। 5 सेंचुरी मारा था, 1 दोहरा मारा था। वही नाम मेरा अल्लाह ने बहुत तगड़ा फाड़ दिया। हाँ, 71 बॉल में 217 मार दिए, 24 छक्का, 16 चौका। तो ये जो IPL में जो होता है ना, वो तो हमको लगता ही नहीं, अरे ये तो मैं किया ही हूँ। इसीलिए मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। अगर मैं वहाँ से इस तरीके से गेम नहीं खेलता तो ये जो अभी क्रिकेट हो रहा है, अद्भुत क्रिकेट, इसमें मैं टिक पाता, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन और एक हमारे जो कैसर जमाल सर हैं, फिर नंदन सिंह हैं, ये छोटे जो थे अब बड़े हो गए हैं, जो सचिव हैं, शमशीर चा हैं। और आपको मेरे दोस्त जो थे, एक राजू जमीर, प्रभास चंद्रा, विकास सिंह बंटी, अजय कुमार लारा, और फिर हमारे बड़े भाई अमजद भैया, फिर सलाउद्दीन भैया, ये जितने लोग थे ना, हमको बढ़ाने में बहुत मदद किया। क्योंकि हमारी आलोचना वही करते थे, मैं कितना भी बढ़िया कर लूँ। एक मेरा दोस्त था राजू जमीर, मेरे आलोचना करेगा ही करेगा।
नहीं करने का सवाल ही नहीं। अब 100 मार के आएंगे, 100 क्या मारा, बच्चे मारा, ये तो वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदा करता था। ऐसे दोस्त मिलते हैं ना तो आपका ग्रोथ लिखित है, और यही इन लोगों का ऐसी दोस्ती को ऐसे ग्रोथ मेरा यहाँ तक उभर के आया। लेकिन मैं शुक्रिया एक आदमी को ज़रूर दूंगा, जमाल सर को मैं फिर से शुक्रिया दूंगा कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब मैं कलकत्ता जा रहा था मुझे वो फाइनेंशियल मदद भी किए थे। मेरे पास उतना मतलब ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने मुझे फाइनेंशियल मदद किया और उन्होंने भेजा था। मैं उनका ज़िंदगी भर आभार रहूँगा कि मुझे इन जगहों पे अगर क्रिकेट की दुनिया में अगर उन्हें पहुँचाया है। तो मैं जमाल सर, जिनको प्यार से डेजी भैया कहते हैं, मैं उनको सर जी ही बोलता हूँ, और मेरे फ़ोन में भी सर जी है, आप देखेंगे। ज़रा फ़ोन दीजिएगा। देखिए आज भी एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप दिल से किसी को रिगार्ड कीजिएगा ना, निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। इस चीज़ को तो मैंने माना है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज भी क्या है सर जी। तो ये जो सर जी है ना, वाकई सर के लायक है। इन्होंने जो मेरे लिए जो किया, और लोगों के लिए क्या किया नहीं किया मैं तो नहीं जानता हूँ। मेरे लिए और मेरे क्रिकेट के लिए, मेरे एकेडमी के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जब तक इंशाल्लाह मेरी हयात रहेगी, मैं इनके लिए हरदम खड़ा रहूँगा, हर परिस्थिति में खड़ा रहूँगा, कि इन लोगों की दुआओं से आज मैं जो भी हूँ, इन लोगों की दुआओं से हूँ। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल की तरफ अब जाएंगे। बिल्कुल। रईस खान साहब के कैसे संबंध हैं? अच्छे संबंध है मेरे। क्या मतलब? बहुत बढ़िया संबंध है मेरे, बड़े भाई की तरह है वो। हाँ, एकदम अच्छे संबंध, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे। मैंने बोला ना कि मैं वो हर जगह मेरी जगह खड़े रहते हैं, और अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे बाबू बोलते हैं, भाई बोलते हैं, और वो मेरी कदर करते हैं। तो मैं भी उनका बहुत ज़ोरदार कदर करता हूँ। और मतलब जो भी कह लीजिए, एक बेहतर बैलेंस हम दोनों में है। कोई टकराव नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी एक अच्छी इंसान है और वो कदर करते हैं। तो मेरे से टकराव क्यों होगा? मैं उनका कॉम्पिटिटर भी नहीं हूँ, मैं उनसे उम्र भी छोटा हूँ, मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ। तो मैं उनका कॉम्पिटिटर हो भी नहीं सकता, मेरे से टकराव होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं मुसलमानों से नहीं टकराऊँगा, ख़ासतर जो इस तरीके के नेता है, जो मुसलमान जो उल्टा सीधा अवाट बवाट बोलते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी करता हूं। जो मुसलमानों को रोकता है उनको मैं टिप्पणी करता हूं। इन भाइयों को तो मैं देख रहा हूं, खान ब्रदर्स को तो आज 20 साल से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, 20 सालों से लड़ रहे हैं। उनके फादर का अपहरण हो जा रहा है, उनके फादरों पे गोली चल जा रही है, उन पे गोली चल जा रही है, उनके लोग भी मर जा रहे हैं, उनको न्याय भी नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे लोगों को साथ ना रहूँ तो फिर वो कलमा गोई होने का कोई मतलब नहीं। सुधीर सिंह साहब की दोस्ती बहुत अच्छी देखी जाती है, सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो वीडियो आपके उनके साथ में आते हैं। सुधीर सिंह कैसे इंसान है? देखिए, सुधीर सिंह एक जिंदा दिल इंसान है और तगड़ा इंसान है। जो कहते हैं वो करते हैं, और वो अपनी जमात की बात करते हैं, जिसमें वो राजपूत जो इनकी जमात है उनकी बात करते हैं। जैसे मैं अपनी कौम की बात करता हूँ, और मुझे उनसे 20 सालों से दोस्ती है उनकी। 20 सालों से हम लोग क्रिकेट के बारे में लगातार जुड़े रहते हैं। और एक चीज़ मैंने इनको देखा है सुधीर भैया को, कि सुधीर भैया ज़बरदस्त एक मुकाम पाए हुए हैं यूथ में, जो अपने घर से अलग मुकाम पाए हुए हैं। लोग उनको पॉलिटिक्स में, उनके घर वालों, लेकिन वो जो है ना क्रिकेट से ही पॉलिटिक्स में है। खानदान तो उनका पॉलिटिक्स में है, सब लोग पॉलिटिक्स में है, विधायक एमपी रहा, सब कुछ है, लेकिन उनका जो एक अलग जो छाप छूटा, लड़कों के दिल पे जो जगह बनाया उन्होंने, कहीं जाते हैं। क्रेज होने का कारण है ना, दरिया दिल इंसान है, बहुत ही दरिया दिल। आप जाके कहिएगा भैया कुछ ये काम करना है, वो बिना सोचे कुछ किए आपको फ़ोन करा के किसी से बात करा देंगे। पैसे की मदद हो तो पैसे से मदद कर देंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप मोहब्बत ना करें, ऐसे लोगों को आप रिगार्ड ना करें, ऐसे लोगों को इज्जत ना दे, तो फिर आप कहाँ हैं? तो इनसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में आए नहीं, ऐसे लोगों को विधायक बनने की ज़रूरत है कि युवाओं भी चमकेंगे और बड़े बुजुर्गान भी चमकेंगे। चुनाव लड़ेंगे मोहम्मद कैफी इस बार? चुनाव लड़ने के तो पूरे मूड में हैं हम, पूरे तगड़े तैयारी भी हम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी सर्वे सर्वा है। माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी से जो उनका फरमान होगा, जो उनका डिसीजन होगा, उस पर आगे का फ्यूचर देखा जाएगा। लेकिन अगर सिवान की जनता बोले कि हाँ आपको लड़ना है, क्योंकि पप्पू यादव को भी पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े थे, तो क्या निर्दलीय सामने आएंगे आप? निर्दलीय में 2020 में आया था, और इसलिए आया था कि मजबूर नहीं मजबूत बने और अपने लोगों को चुने और अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात कर रहा था। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मुसलमानों को टिकट मिले। मैं लड़ूं या ना लड़ूं ये जरूर नहीं है। हमारी कौम में 20-25 सालों में एक विधायक, एक एमपी, एक एमएलसी नहीं है। इतना बड़ा
भागीदारी होने के बाद कोई एमपी इलेक्शन में हिस्सेदारी नहीं है। तो हमारी चुनाव, मुझे तो शुरू से मेहनत कर रहा हूँ और 2020 से लोगों को आवाज़ दे दिया कि भाई आप कहाँ हैं, आप मजबूर नहीं मजबूत बनिए। अगर आप इस वक्त अपने स्टैंड पे नहीं रहिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। और इसी स्टैंड पे रहते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। पार्टी लड़वाएगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, जनता लड़वाएगी। अगर जनता पूरी तरीके से अगर बोलती है कि मोहम्मद कैफ ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोहम्मद कैफ से ज़रूरी मोहम्मद कैफ का जमात है, क्योंकि जमात सुरक्षित है तो मोहम्मद कैफ सुरक्षित है, जमात सुरक्षित नहीं है तो मोहम्मद कैफ भी सुरक्षित नहीं है। तो मेरी जनता जो कहेगी वो उसका डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल मैं जो पार्टी सर्वे सर्वा करेगी वैसी पे मैं अमल करूँगा। अभी कुछ दिन पहले आपने तेजस्वी यादव को एक आवेदन दिया था जी। जिसमें मुसलमानों की बात की गई थी, मस्जिदों को तोड़ने को लेकर आपका वो आवेदन था। तो क्या चीज़ को लेकर आवेदन था और क्या कुछ आश्वासन मिला आपको तेजस्वी यादव से? वहाँ मैं जब गया नेता प्रतिपक्ष से तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे मुलाकात हुआ तो जो संभल में घटना हो रही है, मस्जिदों के नीचे जो बार बार मंदिर की बातें कही जा रही है, अजमेर दरगाह की बात की जा रही है, मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने आवेदन दिया कि सदन से लेकर सड़क तक इन चीज़ों को आवाज़ को बुलंदी दिया जाए और देश को तोड़ने वालों को रोका जाए। यही आवेदन था मेरा। तो आश्वासन मिला और आश्वासन मिला तो सारे नेताओं ने अपने अपनी जगह से अपने अपने तरीके से बात को रखा है। पहले तो वो भी नहीं बोल पाते थे और मैं बिहार का पहला मुसलमान हूँ जो मैं निर्भीक निडर होके अपनी बातों को बेबाकी से रखता हूँ और जाके नेता प्रतिपक्ष से बोलता भी हूँ कि ये चीज़ को होना चाहिए मुसलमानों के लिए। आप उठा के दिखा दीजिए 20 सालों में किसी का आवेदन पड़ा है मुसलमानों के? 20 साल की बात कहता हूँ मैं, 20 दिन की बात नहीं कह रहा हूँ। 20 साल में कोई मुसलमान एक आवेदन भी नहीं दिया होगा या कोई बात नहीं कहा होगा कि मुसलमानों को टिकट मिले, मुसलमानों को भागीदारी मिले। मैं मोहम्मद कैफ मेरी अपनी चिंता नहीं करता हूँ, अपने जमात की चिंता करता हूँ कि टोपी ज़रूरी है, अजान ज़रूरी है और मदरसा ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, खनकाहों की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे बात करता है, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सब कोई मुरीद रहता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हिंदू वोट खराब हो जाएगा। अरे भैया आप मुसलमान का वोट लेते हैं, मुसलमानों का नेते हैं और आप बोलिएगा नहीं, कहते हिंदू वोट खराब हो जाए। आपको हिंदू वोट की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बस एक जमात के नेता बनना चाहते हैं? नहीं, आप फिर से गलत बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हिंदू में हमारे सीवान की बिहार छोड़ दीजिए, मैं अपने सीवान की बात करता हूँ। हिंदू में 1 लाख नेता हैं, 1 लाख बोल रहे हैं। गिनाऊँ मैं क्या आपको? तो गिन लीजिए आप भी। पहले आता हूँ मैं यादोही जी से आ जाता हूँ, अच्छा रहेगा। औध बिहारी चचा, हरिशंकर यादव, अमरनाथ यादव, रामायण चौधरी, गब्बर यादव, ये किस जात से है? तो ये तो सारे, ये तो ऐसा नहीं बोलते ना कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। सुन तो लीजिए भाई मेरे, मैं अपना बात कि मैं पूछा किस जात से है? यादवों से है। मनोज सिंह, धनंजय सिंह, कविता सिंह वगैरह वगैरह वगैरह, अमरजीत कुशवाहा, रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, एक एमपी हैं, एक विधायक है और एक पूर्व विधायक है। औध बिहारी चा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं। हरिशंकर यादव 2 बार के विधायक हैं, जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान दीजिएगा। और रामायण चौधरी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गब्बर यादव लगातार परिश्रम कर रहे हैं। अमरनाथ यादव पूर्व विधायक हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं दुरौदा से। अब आइए आप मुसलमानों में, तो सुन लीजिए मुसलमानों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा, मैं घबराइए मत, मैं उसका सबका जवाब दूंगा। साबुद्दीन साहब, उसके बाद बताइए कौन विधायक एमपी है? अब तो वो इंतकाल भी कर गए हैं, इस दुनिया में है भी नहीं। अब बता दीजिए 20 साल में कौन विधायक, एक विधायक का नाम बताइए, एक एमएलसी का नाम बताइए और एक एमपी का नाम बताइए जो सारण कमिश्नरी में है। छोड़िए हटाइए, सारण कमिश्नरी में। और आप कहते हैं हिंदुओं की बात करें? दुल्हन की 2 आंखें, एक तरफ राम दूसरी तरफ रहीम, कोई फूटेगा हिंदुस्तान खराब होगा। मैं राम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि राम में लोग हैं तो मैं उनकी कैसे बात करूं, और मैं उनकी विरोध भी तो नहीं करता हूं। मेरी एक भी स्टेटमेंट दिखाइए जिसे जो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा दे, हिंदू धर्म को नाराजगी कर दे। अगर मैं जिस दिन हिंदू धर्म के भाइयों को बोलूंगा तो मैं समझ लीजिए मेरा अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। आप फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं कि दोबारा 6 दिसंबर नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल। तो इससे हिंदू धर्म को आहट नहीं आहट कैसे हो सकती है? आप जब आहट की बात कर रहे हैं और आप जब मस्जिद की बात कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए
कि आप ये शायद आपने नहीं देखा होगा, बाबरी मस्जिद का जो रिजल्ट आया और जो जजों ने जो फैसला दिया, उस फैसले में क्या लिखा है? उस फैसले में लिखा ये है, ना यहाँ किसी भी कोई भी चीज़ ऐसा प्रमाणित नहीं की जाती है कि जिसमें जिसका वहाँ मंदिर होने की संभावना या मंदिर है, पहला हो चुका। दूसरा ये कहती है कि ये जो चीज़ें हैं ये देख के किया गया है कि हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को देखते हुए इनके पक्ष में फैसला दिया जा रहा है। तो आप बताइए, जब ये फैसला देना था और ये फैसला करना ही था, जो मुसलमानों का हक था वो उन्होंने अब छीन लिया, मुसलमानों को हक छोड़ के हिंदुओं को दे दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, तो यही फैसला तोड़ने की क्या जरूरत था? यही फैसला को एक्सेप्ट कर ले, तो मुसलमान एक्सेप्ट किए ना। और एक बात आप कह रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद के दोषी थे उनको क्या हुआ? जो बाबरी मस्जिद के दोषी थे, जो तोड़े, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की, जो पुलिसियों को खदेड़ने का काम किया, मुसलमानों को रगड़ने का काम किया, उनका केस का क्या हुआ? अदालत ने बाबरी मस्जिद का फैसला तो दे दिया, लेकिन जो उन पर आरोपित थे वो तो सब बरी हो गए। कल्याण सिंह थे, अडवाणी जी थे, वो तो सब बरी हो गए। तो कोर्ट का फैसला है। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये कोर्ट की विडंबना है ना कि ये फैसला कौन सा फैसला है? इसका मतलब बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी। तो भारत के न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है? भारत के न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है, निचले क्रम पे तो हमको भरोसा ही नहीं है। अगर निचले क्रम में रहते तो इतना जल्दी 1-2 घंटा में आपका आवेदन पड़ता है या 3 घंटा में खोदने चल देते हैं। अब वो जज जाके कहता है कि कठमुल्लावादी देश के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी शब्द है। कठमुल्ला लोग देश के लिए खतरनाक है, देश तोड़ने वाले लोग हैं। आप अब ऐसे कोर्ट से आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये तो भरोसा नहीं। सुन लीजिए, हम मुसलमान एक बहाना है, हम मुसलमान एक बहाना है। अगर आप सही में देखिए, बीजेपी आरएसएस वाले ने दलित महादलित को ही पछाड़ना है, दलित महादलित को ही पीछे करना है, ये टारगेट। हम तो लो बहाना है। अब एक बात हमको आपने कहा है, तो बताइए कि आस्था के मामले पर यह फैसला होगा कि जो सही है, जो सही चीज है, उस पर फैसला होना चाहिए। उसे तो साबित किया गया था ना, कई दिनों तक केस चले। आप नहीं, वहाँ पे ना, आप इसको वो पूरा रिकॉर्ड देखिए, फैसले का जो जजमेंट है ना वो पढ़िए। आस्था के हिसाब से दिया गया है बाबरी मस्जिद का फैसला, बल्कि कोई सबूत नहीं मिला है कि वहाँ मंदिर थी। और हम मुसलमान जब भी मंदिर के पीछे नहीं जाते हैं, जहाँ भी मस्जिद बनती है अपनी हलाल की ज़मीन पे बनती है। हराम की ज़मीन पर एक मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है। हराम की तो एक चटाई तो जाता ही नहीं है, ज़मीन की दूर की बात है। हम मुसलमानों की एक चटाई हराम के मस्जिद में नहीं जाएगा। कोई भी हो, कितना बड़ा राजा हो, अगर दिखा दे मस्जिद में कि हम कोई गलत चीज़ का पैसा लगा दे तो मैं मान जाऊँगा। हिम्मत नहीं है, पूरे मुसलमान ऊपर जाएंगे। कई जगह पे ये हुआ ना कि खुदाई करने पे नीचे कभी शिवलिंग मिला, कभी मंदिर का, कई मंदिर का अवशेष। अभी संभल में भी तो ऐसा हो रहा है ना, कई जगह पर हुआ कि मस्जिद। आप नहीं, आपको जानकारी नहीं है। संभल में जो मंदिर का जो अभी मिला है, तो आप उसको जानकारी लीजिए। वो एक पंडित जी थे, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पर आज जो 45-46 साल से मंदिर जो बंद है, इस कारणवश से बंद है क्योंकि वहाँ पंडित जो थे वो चले गए और लोग जो थे वहाँ से अपने आप चले गए कहीं कहीं। तो वहाँ के लोगों को देखिए, हम मुसलमानों को देखिए कि एक ईंट भी नहीं छुआ है। जो अगर मंदिर टूटी होती, शिवलिंग टूटी होती, तो जो दिखाया जा रहा है वो तो टूटना ना चाहिए भाई, उसको तो तोड़ देना चाहिए। और चाबी किसके पास थी? पंडित जी के पास। उन्होंने खुलवाया, किसी प्रशासन ने नहीं खुलवाया, और इसलिए बंद हो गया। जब कोई आप, अरे भाई, जब मस्जिद में आप जाइबे नहीं कीजिएगा, खानका में कोई जाइबे नहीं करेगा, मंदिर में कोई जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको क्या करना है? ताला मार के उसको सेफ्टी दे दिया जाता है कि फिर कोई आएगा तो अपना करेगा। तो कहाँ इसमें कहीं आपका अपना सामान था, आप भाग गए थे, आप पूजा नहीं कर रहे थे, तो मुसलमानों को तो हिफाजत में रखा था कि एक ईंटा भी उसको हिलने नहीं दिया है। हाँ, तो इस बात पे तो मुसलमानों को फक्र है कि आप झूठ लगा रहे हैं और हम लोग सही दिखा रहे हैं। कहाँ मिला? दिखाइए कौन सा लिंग मिला है। अरे भैया, वो पुराना मंदिर था और उसको छोड़ के पूर्वज चले गए थे। पंडित जी करके यहाँ पे कोई यही नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं है पूजा करने के लिए, तो क्या करेंगे भाई? उनका भी तो पापी पेट का सवाल है, तो अपने दूसरे मंदिर में देख लिए होंगे। बिहार की राजनीति पे आते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी जो है, शुरू से ये कहा जाता है कि MOI समीकरण पे चलती है। उसके बाद तेजस्वी जी सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम MOI पर नहीं, A to Z को लेकर चलेंगे। और इसका शायद रिजल्ट देखने को मिला। उपचुनाव में वो चारों जगह से हार गए, चारों सीट उनका हाथ से चला गया। तो आपको लगता है कि अब
मुसलमान थोड़ा खफा दिख रहे हैं तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव की पार्टी से? देखिए, तेजस्वी यादव से कोई खफा नहीं है। तेजस्वी यादव के जो नेता उनके साथ जो पहले थे, जो खासकर मुसलमान लोग, वो अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल को राजा बन गए थे। और यही कारण है कि कोई युवा लड़का, कोई युवा नेता बना ही नहीं। और माननीय तेजस्वी यादव जब आए तब युवाओं को मौका मिल रहा है और उनको रूबरू होने का। ये नेताओं तो पहुंचने नहीं देते हैं, ना लालू जी के पास ना तेजस्वी यादव के पास। और ये खुद चाहते हैं कि हम रहें, लिट्टी सेकते रहें, कौम की बात ना करें, सीए की बात ना करें, एनआरसी की बात ना करें, सीए की बात ना करें। और यही कारण था कि हम चारों विधानसभा में मुसलमानों छितिर-बितिर हो गया। मुसलमान अभी साथ हैं राजद के? बिल्कुल रहेगा। किसके साथ जाएगा आप ये बताइए? किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा? अभी तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। प्रशांत क्या कर लिए? प्रशांत किशोर आके क्या कर कहा जा लिए? रहा है कि वही हारने का कारण है, राजद को हराने का कारण 21,000 से हारे हैं और 16,000 है। कहाँ से हारने का कारण है? और वो तो खुद कह रहे हैं प्रशांत किशोर के, मैं मुसलमानों का वोट लिया ही नहीं हूँ। तो इसमें कहाँ से? अब खुद उनका स्टेटमेंट है भाई, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका स्टेटमेंट है कि मुसलमान का वोट हमको नहीं मिला। एक तरह से साफ उन्होंने कह दिया है कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, जिस तरह के हालात है। लेकिन सबको आज़ादी है भाई, ये फंडामेंटल राइट है, अपना संविधान कह रहा है सब कोई पार्टी बनाए, सब कोई चुनाव लड़े, उनको लड़ने दीजिए। और उनको अगर उनकी ताकत होगी और लोग उनके से समझते होंगे तो अपना देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की रणनीति, अभी बहुत सारी चीज़ें फेरबदल भी होने वाली हैं, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। सीए एनआरसी का आप विरोध क्यों करते हैं? सीए है क्या? वो तो नागरिकता देने का क्या काम है। नागरिकता है? अगर कोई भी है यहाँ पे, मतलब एक जो भी यहाँ पे नहीं है उसको नागरिकता देगा, उसमें नागरिकता छीनने की कोई बात ही नहीं। कई सारे अफवाह फैलाए हैं। आपको गलत, आप नहीं जानते हैं इस चीज़ को, आप हमसे ले लीजिए। सीए, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी, ये आखिर जो लाखों लाख लोग मुसलमान रोड पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब सब बेवकूफ़ है? तो क्या नहीं, आप वही तो, सब बेवकूफ़ है। आप एक बात बताइए, सर्वे होगा तो जो बाढ़ पीड़ित में जो लोग रहते हैं उनका तो सब कुछ गायब है। जो बाढ़ अररिया सीमांचल में जो कोसी की बाढ़ आती है, उनका तो घर डूब जाता है। और घर डूब जाता है तो कागज पत्र नहीं रहेगा तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। फिर उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी? उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी? आप यही समझा दीजिए हमको। सीए में बताया गया कि वो नागरिकता देने का कानून है, और ये भी कहा गया कि इससे भारत के मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। भारत के मुसलमान को खतरा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो हिंदू भाई को खतरा है भाई, मुसलमान को खतरा नहीं है। बस सुन लीजिए, मैं फाइनल कह रहा हूँ आपको, भारत में मुसलमान को खतरा नहीं है और ना मुसलमान खतरा महसूस कर रहे हैं। ये खतरा हिंदू भाई को हो रहा है। भाई उनके नेता कह रहे हैं मतलब कि बटोगे तो कटोगे। ये कटोगे का लैंग्वेज एक सीएम कहता है, और सीएम का आज का स्टेटमेंट है, मैंने एबीपी में न्यूज में देख के आया। क्या आया योगी आदित्यनाथ का, सुने हैं? क्या वर्चस्व की लड़ाई है मुसलमान और हिंदू में। अब बताइए एक सीएम का ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देश विदेश के मुसलमानों से भी वर्चस्व की लड़ाई है। बटेंगे तो कटेंगे, आप भी लिखते हैं फेसबुक पे। हम बटेंगे कटेंगे फिरका में हमारी चलती है ना, हमारा फिरका में चलती है ना, तो हम लोग फिरका में नहीं बटने जाएंगे। अगर फिरका में बटेंगे तो हमारी मस्जिदों का जो ईमान है वो कमज़ोर होगा। क्योंकि फिरका परस्तों लोगों से हम बटने की बात नहीं करते हैं, जुटने की बात करते हैं। मैं ये थोड़ी करता हूँ कि हिंदू से बटो इनसे, मैं तो अपनी फिरका परस्तों में, हमारी कौम में जो फिरका बढ़ती है, कोई देवबंदी बन जाता है, कोई अहले हदीस बन जाता है, मैं उन चीज़ों को बोल रहा हूँ। मैं ये देश बांटने और फाटने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं तो पहले ही बोल चुका दुल्हन की दुआ के, तो इसमें कहीं बांटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना बात करने की बात है। अब आप ये सोचिए कि भाई सीएम योगी का बयान क्या आ रहा है, और आप अब ये दशा हो गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है। भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप 15 लाख की बात नहीं करेंगे, आप 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे, आप महंगाई में बात नहीं करेंगे, जीडीपी मतलब कितना नीचे गिरा हुआ है ये अल्लाह ही खैर करे, इस पे बात नहीं करेंगे। आप मणिपुर में कहते हैं कि हम बीफ को सस्ता करा देंगे, और यूपी में आप कहते हैं कि मैं बंद करवा दूंगा। यही हमको दोहरा नीति को समझना है। तो अब इनके बातों पे क्या ख्याल रखिएगा, ये कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है। देश की बाहर के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन देश के में रहने वाले भारतीयों की चिंता नहीं है। देश की बगल में जो बांग्लादेश में हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? 2014 के पहले क्यों नहीं होता था?
मतलब इसका दोषी मोदी जी हैं। बिल्कुल, दो ही आदमी ही है, मोदी या योगी। इन्हीं की वजह से 57 देश मुसलमानों का है, ये अब आपको मैं बता दे रहा हूं। और ये जो कह रहे हैं बार बार ना, ये सारा सल ये नाजायज काम कर रहे हैं कि और जो कंट्री में जो लोग हैं उनसे वो बहुत खफा हो रहे हैं, तो जो वहां रहते हैं उनको तकलीफ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये बार बार कह रहे हैं कि बहुसंख्यक, क्या बहुसंख्यक है भाई, क्या बहुसंख्यक मतलब क्या होगा? बहुसंख्यक का मतलब इसलिए बोल रहे हैं, जब बाबर यहाँ पर अकबर बाबर जो थे तो उन्होंने 800 साल राज किया मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में हिंदू खतरे में नहीं थे, उनको तो खत्म करके अब मुसलमान राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था मुगल साम्राज्य को। लेकिन मुगल साम्राज्य को यहाँ पर क्या करना था, वर्चस्व काम करना था, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उनको वर्चस्व चाहिए था, उनको किसी हालत में वर्चस्व चाहिए। ये नहीं चाहिए था कि मुसलमानों को, अगर मुसलमानों को रहता तो आज यहाँ पर ऐसी नौबत ना होते, अगर वहाँ हिंदू अगर कम हो गए रहते तो ये नौबत ही ना आती है। लेकिन वो ऐसी चीज नहीं सोचते मेरे भाइयों, वो सब कुछ बराबर, उनको वर्चस्व था, राज करने आए थे, भारत पर राज करने आए थे। और एक बात और बताइए, जब मुगल साम्राज्य लूट के जब चले गए, लोग कहते हैं ना मुझे बर्बाद कर दिया, बात मान रहे हैं ना, सही है गलत है? मुगल साम्राज्य बर्बाद कर दिया, मुगल साम्राज्य लूट लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो अंग्रेज क्या करने आए थे? यहाँ बाथरूम करने आए थे? अंग्रेज यहाँ क्या करने थे? लूटने आए थे। तो मतलब कि बाबर नहीं लूटा था, लूटा तो मतलब नहीं, आप फिर वही, अगर लूट गया रहता तो अंग्रेज क्या करने आते? 200 साल लूटते। अगर बाबर लुटेरा होता तो फिर अंग्रेज क्यों आए? अंग्रेज यहां 200 साल लूट के खसोट के देश को, अखंडता को खत्म करके और डिवाइड रूल में करके चले गए। तो उनकी बात आप नहीं कीजिएगा योगी जी, मोदी जी, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिएगा, बाबर की बात कीजिएगा, वर्तमान की बात कीजिए ना। वर्तमान में क्या इस परिस्थितियां हैं, वो बीते हुए बात को बात करने से क्या मिलेगा? मंदिर ढूंढवा रहे हैं, हमने तो इसी साल, अफसोस कि मैं नहीं डाला कि लोगों को दुख पहुंचेगा, इसी साल दुर्गा पूजा में मैं जा रहा था गोपालपुर होते हुए नेवता में, देख रहा हूं कि दुर्गा जी का जो प्रतिमा जो वहां रखा गया है पंडाल में, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 2 से 1 आदमी, आप बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, 1000 लोग, बताइए ना, इसीलिए करा रहे हैं, यही स्थल करा रहे हैं। मानसिकता है लोगों की। नहीं, मानसिकता नहीं है तो आप उस पर काम कीजिए ना। आप तो मानसिकता दे रहे हैं कि हिंदू मुझसे लड़ जाइएगा तो आपका हिंदू सफल है। आपकी मानसिकता ये है कि आप हिंदू मुसलमान लड़ जाइएगा तो लग रहा है कि हिंदू भाई सफल हो गया, ये मानसिकता हो रही है। अरे मेरे जो पूर्वज होंगे वो तो राजपूत ना होंगे जी, मैं शेख बिरादरी से आता हूं तो मेरे तो पूर्वज राजपूत होंगे, और इसीलिए तो हम लोग मोहब्बत करते हैं। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि जितने भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बोलते हैं कि चमार का खून दीजिए, राजपूत का खून दीजिए, बावन का खून दीजिए, भूमियार का खून दीजिए, कैस्ट का खून दीजिए, अति पिछड़ा का खून दीजिए, दलित का खून दीजिए? सब कहते हैं ब्लड दीजिए, सब कहते हैं ब्लड दीजिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। इंसान का होना चाहिए, इंसान। आगे का भी सुन लीजिए, अभी तो आगे बोलने जा रहे हो, उसका भी तो सुन लीजिए। तो जब सब कह रहे हैं और सबका ब्लड जब चल रहा है, तो आपको ब्लड जब चल रहा है तो क्या गारंटी है कि वो हिंदू का है कि मुसलमान का है? क्या गारंटी है? आपके अंदर जो ब्लड जा रहा है, आप तो A+, B+, O+ यही मांग रहे हैं ना, तो आपके अंदर जो जा रहा है खून, और या मेरे अंदर खून जा रहा है, क्या गारंटी है कि मेरे अंदर मुसलमान का खून जा रहा है कि हिंदू का खून जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मानो एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, मुझे मानना नहीं माने ये मेरी मर्जी है। लेकिन इस तरीके से मंदिर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना, 5-5 हत्याएं होना, संभल जैसी घटनाएं होना, ये देश को कहाँ लेके जा रही है? देश को यही लेके जा रही है कि आप भूख की बात मत कीजिए, नौकरी की बात मत कीजिए, 15 लाख बातें मत कीजिए। जो बड़े बड़े धुरंधरों का घर तोड़ दिया जा रहा है, धुरंधरों को धर लिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, तो नीरव मोदी कब आएगा, माल्या कब आएगा? उनको पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास, उनके लिए पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित कीजिएगा, सिर्फ मुसलमानों को गाली दीजिएगा, सिर्फ मुसलमानों को मारने की बात कीजिएगा। मोदी योगी से काफी आप आहत लग रहे हैं, काफी मतलब ना खफा मैं लग मोदी रहे से आहत हूँ, ना मैं योगी से आहत हूँ, उनके करनियों से आहत हूँ, और दोनों बाण हैं।
तो उनको क्या मालूम है कि परिवार क्या होता है। और ये देश एक परिवार है, हिंदू मुसलमान का एक परिवार है, और दोनों बाण है, सब दोनों का दोनों। सिवान की राजनीति पे आइए। अगर आप नेता बनते हैं तो सिवान में आपकी क्या मांग है, क्या क्या होना चाहिए अगर देखिए, आप मेरी बनते हैं तो? सबसे पहली मांग है कि हम मुसलमानों को 20-25 साल से नंदाज किया गया है, और हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं है। हम बीजेपी के डर से वोट देने चल जाते हैं और अपनी मांगों को नहीं रख पाते हैं, ना मांग पाते हैं। लेकिन जब सब कुछ मौत पे ही हो रहा है, संभल हो रहा है, अजमेर हो रहा है, मथुरा हो रहा है, ज्ञानपीठ हो रहा है, तो जब हम लोग को यकीन है कि अल्लाह जो करते हैं और जो करेंगे बेहतर ही होगा, तो क्यों ना हम लोग अब लड़ा जाए। तो हमारी मांग है 2 विधानसभा से, एक रघुनाथपुर और दूसरा बरहड़िया की, दोनों जगह से मुसलमानों को टिकट मिले, और जो बरहड़िया जो विधानसभा है वहाँ से अंसारी बिरादर को टिकट मिले, कि पसमंदा समाज का जो बार बार र्यूमर उठता है, नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा रणनीति है मुसलमानों को तोड़ फोड़ करने वाला। अगर पसमंदा समाज से, कोई भी एक पसमंदा समाज से रघुनाथपुर बरहड़िया विधानसभा चाहता है, निश्चित तौर पे वो सारा समीकरण एक जगह हो जाएगा, लोग टूटेंगे भी नहीं और लोग खुशी खुशी वोट देंगे। और ये ज़रूरत भी है वक्त के हालात से, क्योंकि हम लोगों के पीछे बोलने वाला कोई है नहीं। जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगे? जीतने के बाद, अभी लड़ने के बाद, जीतने के बाद ही बात होगा तो अच्छा है। मतलब एक आपका विजन होना मेरा चाहिए। बहुत तगड़ा विजन है। क्या है? मैं अभी बता दूंगा तो अभी घबराहट हो जाएगी नेताओं में। मेरा टारगेट बहुत अच्छा है। मेरा टारगेट यहाँ तक थोड़ी है कि विधानसभा तक, मेरा टारगेट दिल्ली तक है। मैं दिल्ली की भी सोचता हूँ, यहाँ से नहीं, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तभी कानून बदलेगा, दिल्ली जाएंगे तभी देश की आवाज़ को बुलंदी करेंगे। कौन से कानून को बदलना है? बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं जो रोक लगा देना है, जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जो इंसानियत को तोड़ने और देश को तोड़ने वाला कानून को रोकना है। हम मुसलमान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग मोहब्बत देने वाले लोग हैं। हम लोग से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना किसी से। जो हमसे लड़ेगा, जो हमारे कौम को भला बुरा कहेगा, उनसे कड़ा और कड़ा जवाब मिलेगा, चाहे जिस पद पे हो, चाहे जो भी हो। अगर प्रधानमंत्री भी हम लोग मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे तो उनको भी सुनना पड़ेगा, चाहे वो फांसी लगा दे या चाहे वो जेल भेज दे, उससे कोई। कैफ का नाम जब भी आता है तो उनके साथ साबुद्दीन का नाम जोड़ा जाता है, और कैफ की बात हो और साबुद्दीन की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कैफ और साबुद्दीन का क्या रिश्ता था? देखिए, वो गार्जियन स्वरूप थे, और 2017 में जब चुनाव था नगर परिषद का, तो उस वर्ष 16 में मैं राजदेव हत्याकांड में जेल में था, वो भी थे। और उनकी 20 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल को खारिज कर दिया, तो फिर वापस आ गए। तो मैं उनसे पूछा कि चाचा, मैं वार्ड पार्षद, हमारी अम्मी लड़ेंगी? तो बोले कि देख लो। उन्होंने बोला कि किसी से बोलते नहीं है हम लड़ने के लिए। तो बोले कि मैंने बोला कि किसी और में मेरे में अंतर है ना चाचा? तो बोले हाँ। तो फिर मुस्कुराने लगे वो। तो बोले कि लड़ो, इतना ही बोले कि लड़ो। तो मैं उस दिन से लड़ा, और लड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी हासिल किया। तो वो जो थे लड़ने के लिए बोले और लड़े भी, और उनसे मेरा रिश्ता चचा और भतीजे का रिश्ता था, और शुरू से ही हमको बहुत मानते भी थे, और यही रिश्ता है। और हम लोग भी सोचते थे, तो अब उस वक्त का उम्र भी कम था, धीरे धीरे बड़े हुए, और उनके सामने भी बड़े हो गए हम। और एक बार बोले भी कि अरे जेल हम तो 2-4 मरतबे गए हैं। तो बोलते हैं कि तुम लोग ठीक है, तुम लोग आगे चला भी जाता है, और हम हैं तो यहीं पड़े हुए हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग बहुत इमोशनल भी लेते थे कि यार। और जब ये सब चीज़ देखते थे कि एक आदमी को अंदर से बाहर रहना चाहिए, विकास का जो नहरें बहला रहा है उसको ज़बरदस्ती पुलिस कैद में रख रही है, सरकार ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके रख रही है, तो इन चीज़ों को बहुत ही तकलीफ दे हुआ होता है। और साबुद्दीन साहब तो हर कौम के लिए अपना काम किए, लेकिन पूरा कौम उनके लिए साथ खड़ा नहीं रहा। जितना उन्होंने किया फॉरवर्डों के लिए, फॉरवर्ड उनके साथ खड़ा नहीं रहा, और यही नतीजा हुआ कि चुनाव लगातार हारते रह गए, और चुनाव हार गए तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर वो फॉरवर्डों के बातों में अगर नहीं आते, सीवान के फॉरवर्डों में, तो आज निश्चित तौर पे वो एक अच्छे मुकाम पे फॉरवर्ड भी गए और दलित भी गए, दोनों काम वो कर दिए। आज साबुद्दीन साहब का रिकॉर्ड था कि सबको फॉरवर्ड को लेके चले, और जो मालिक की जो पार्टी थी तो उनसे ही ना वो फॉरवर्डों को तंग करते थे। तो यहाँ से आके बसे हुए लोग हैं, तो उनको वो रोकने का काम, जो माओवादी टाइप के लोग जो आते थे उस वक्त, उसी को रोकने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया। और हुआ क्या, फॉरवर्ड भी उनको छोड़ दिए, और दलित महादलित तो लड़ते ही थे, और नतीजा क्या हुआ कि वो हार गए। उनको आज देखिए कहाँ हैं, आज देख लीजिए। साबुद्दीन साहब को लेकर ये कहा जाता है कि आप उनके शार्प शूटर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
शार्प शूटर का मतलब वो होता है जो पैसे लेके मर्डर करे। आपको लगता है कि अगर शार्प शूटर होते तो इस जगह पर बैठे रहते? शार्प शूटर, मैं आपसे कहा नहीं कि ये एक प्रोपेगेंडा लाया गया कि मोहम्मद कैफ को रोका जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो बदनाम करने के लिए इस सब काम किया। मैंने तो सबको लाइव सिटी वाले सिटीज़ की एक महिला है, वो एंकर हैं, क्या उनका नाम नहीं मालूम है, जो भी है, तो उन्होंने कहा शार्प शूटर। मैंने बोली आप या तो शार्प शूटर के लिए अगर बात करना है तो आपको कोर्ट को परमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं तो नॉर्मल आदमी से बात करना है। तो फिर मैंने बोला अपनी बातों को वापस ले लीजिए, तब मैं आपसे बात करूँगा। उन्होंने बोला कि हाँ कैब भाई, तब मैंने बात की, कैब जी बात करके। तो ये शार्प शूटर जो चीज़ें हैं देखिए, जब आप किसी बड़े आदमी और बाहुबली के साथ रहिएगा ना, तो आपको छवि को भी इसी तरीके के लोग देखेगा, चाहे अच्छा कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए। तो शार्प शूटर नाम देने से शार्प शूटर थोड़ी हो जाएंगे। मैं शार्प क्रिकेटर हूँ, बल्कि ना कि शार्प शूटर हूँ। मैं शार्प नेता हूँ जो हेड टू हेड बात करता हूँ, अपने कौम की बात करता हूँ। जो भी कौम की परेशानियाँ, जो भी कौम के लोग अगर उल्टा सीधा बोलते हैं उनके जवाब देने का काम के लिए मैं उनके लिए शार्प नेता हूँ, शार्प विरोधी हूँ, शार्प जो भी कह लीजिए, लेकिन शार्प शूटर बिल्कुल ही नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक अलग इमेज है समाज में, क्योंकि तो आप उनके इमेज को कैसे देखते हैं, शहाबुद्दीन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, शहाबुद्दीन साहब ने एक काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि पूरे सिवान शहर के विकास को, रोड को, स्कूल को, कॉलेज को इन्होंने जो सौरीकरण काम किया, बनवाया। जैसे इंडोर स्टेडियम बनवाया, रैंदे स्टेडियम को सौंदर्यीकरण करवाया, क्योंकि रैंदे स्टेडियम तो पहले से थी, उसको बड़ा करने का काम उन्होंने किया। डीएवी कॉलेज तो पहले से थी, उसमें संसद भवन बनने का काम किया। विद्या भवन पहले ही थी, उनको भी सौंदर्यीकरण करने का काम किया। तो इन सब सारे चीज़ों से उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, सिवाय एक काम के, सिवाय एक काम के कि मुसलमानों को उन्होंने नहीं बढ़ाया। यही बस एक कमी रह गई, बाकी उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया। शहाबुद्दीन साहब पे कोई निगेटिविटी? मुसलमानों को नहीं बढ़ा, इससे बड़ा नेगेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि हम लोग का मौत पे ईमान है और हम लोग रहबर को चाहिए। तो रहबर का मतलब क्या होता है? अब हमको मालूम है कि आज नहीं तो कल हमारी मौत होने वाली है, तो मैं देखूंगा ना कि आगे वाला गार्जियन कौन होना चाहिए जो मुसलमानों को सुरक्षित लेके चले, मुसलमानों की बात करे, मुसलमानों के लिए खड़ा रहे, मुसलमानों के लिए थाना पे जाए, मुसलमानों के लिए ब्लॉक पे जाए, मुसलमानों के लिए एसपी के पास जाए, मुसलमानों के लिए डीएम के पास जाए, मुसलमान जो भी मुसलमानों की परेशानियाँ होती है वो चीज़ नहीं कर पाए। और यही मलाल रहा कि मुसलमान सिवान में अभी तक कोई नेता नहीं बन पाया। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से अभी कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे उनसे रिश्ता कोई खास नहीं है, उनसे मेरी कोई ज़्यादा गुफ्तगू, उनसे मेरी कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं रहती है। मैं तो शहाबुद्दीन साहब के साथ रहता था ना, उनके साथ मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फैमिली से कोई लेन देन? नहीं, मेरे उनसे फैमिली से कभी उतना रहा ही नहीं है। मैं ना कभी, आप देखें, मुझे शहाबुद्दीन साहब के साथ मैं था, और शहाबुद्दीन साहब को ही मैं एक तरह से मानिए ना तो मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। शहाबुद्दीन साहब का मानिए तो मैं उत्तराधिकारी हूँ। मेरी घर टूटी है, मैं शार्प शूटर बना हूँ, मैं राजदेव कांडे हाथ का झेला हूँ। मुझे और मैं शहाबुद्दीन साहब की बातों पे चल रहा हूँ। मैं शहाबुद्दीन साहब की पार्टी को उनके पार्टी को ऊंची पौधान पर ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं शहाबुद्दीन साहब का उत्तराधिकारी हूँ, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई है तो बताइए। मैं शहाबुद्दीन साहब के सपनों को बनाने की सोच रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब जैसे मुसलमानों के लिए हर जगह खड़े होते थे, मैं उनकी तरह खड़ा होने की बात करता हूँ। दंगा होता मैं जाता हूँ, हथौड़ा में पिछले साल दंगा होता मैं गया था, पूछिए उनके लोगों से, आप पूछ लीजिए। जहाँ भी मुसलमानों की बात होती है मैं वहाँ जाके खड़ा होकर उनको आपसी संवाद बनाने का काम करता हूँ। और यही तो शहाबुद्दीन साहब करते थे, और क्या करते थे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उनका सिवान का उत्तराधिकारी हूँ। भले उनके बेटा नहीं हूँ, लेकिन उनके बेटे से बढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ और मुझे सपोर्ट देना चाहिए सिवान की जनता को। क्योंकि मैं उनके कामों को पूरा करने की क्षमता रखता हूँ और पूरा करने की मैं जोश व खरोश रखता हूँ अल्लाह की मदद से। अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो क्या मोहम्मद कैफ उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके साथ जाएंगे? नहीं, मैं उनको प्रचार उचार करने वाला नहीं हूँ। ये सब बकवास बात है। उनको क्यों प्रचार करूँ? 4 मरतबा चुनाव हार चुकी, अभी प्रचार करेंगे हम? दूसरा कोई मुसलमान जाएगा, मैं उनके साथ प्रचार करने जाऊँ? उनके साथ मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। मैंने हम क्या करने जाएंगे? वही चीज़, वही पुराना राग, वही पुरानी चीज़ें, और मैं उनके पास जाऊँगा? सवाल ही नहीं उठता है।
आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि आपके जान को खतरा है और आपकी अगर जान कभी जाती है तो उसके दोषी कोई गोलू सिंह और साबुरीन के लड़के उसामा को आप बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बातों में उतनी सच्चाई क्या है। कहानी थी? कहानी यही है कि मैं अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराया। 25-30 सालों में किसी ने कोई अल्प सम्मान समारोह दिया नहीं था। तो मैंने उस सम्मान समारोह में डॉक्टर्स, टीचर्स, जनता के प्रतिनिधि, चाहे बीडीसी हो, प्रमुख हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, बड़े बड़े जितने भी मुसलमान लोग थे जो 25-30 सालों में अल्पसंख्यक सम्मान समारोह मुसलमानों के लिए मैंने किया, जो जीत के आए थे, तो भाई जो जीत के आए थे उनको मैं सम्मान समारोह दिया, और जो जीते नहीं है तो उनको क्या सम्मान समारोह दिया जाए। और मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को बुलाया था, राजू जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरी जो एक बढ़त थी, उस बढ़त को देखते हुए गोलू सिंह नामक एक अपराधी ने मुझे कॉल किया और कॉल करके हमको डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी और बोला कि सिवान में एक ही नेता रहेगा मुसलमानों का, ज़्यादा उधर उधर करोगे तो तुमको मालूम है मार देंगे लोग, 4 दिन में मारेंगे लोग। मैंने चैलेंज भी दिया कि तेरे जैसे 25-30 सालों से ये देखते आ रहे हैं हम लोग 25 सालों से, तेरे जैसे कुछ नहीं कर पाए ना उखाड़ पाए, तो खुद उखड़ जाएगा। वो सब अगर ऐसे लोग हो तो वो क्यों दिया, किसका आदमी है, तो ओसामा का आदमी है, तो उससे हमको ना कभी बात है ना कभी मेरा उससे कोई लेना देना है, तो हमको क्यों फ़ोन करके धमकी देगा। तो जिसका वो गुर्ग है और जिसका वो जो उसके बॉस हैं उन्होंने कॉल करवाया और हमको धमकी दी, तो मैंने जाके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद 24 तारीख को इलेक्शन था और इंस्पेक्टर जो थे, इंस्पेक्टर ने डायरेक्ट कह दिया कि आपके जान को खतरा है, आप निकलिए मत, आपको आदमी है मारने के लिए। तो फिर ये बात कहाँ से सही हो चुकी? ये तो मैं नहीं कर रहा। एक तरफ प्रशासन बोले थे कि अब जांच, अभी तक जांच भी नहीं हुई, अभी भी मेरे जान को खतरा रहता है क्योंकि हर वक्त फ़ोन आता रहता है और मैं निर्भीक होकर आता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और इंशाअल्लाह इन ऐसे धमकियों से ना मोहम्मद कैफ डरा है ना डरने वाला है। जो होगा देखा जाएगा। जैसे जो जिस तरीके से जिस लहजे में बात करेगा, जवाब भी मोहम्मद कैफ उसी लहजे में देगा। मैं ना किसी से लड़ने आया हूँ, ना मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है। मैं अपनी जमात को मजबूत करने आया हूँ, मैं अपनी जमात को आगे लेके जाने वाला हूँ, मैं अपनी जमात को टिकट मांग रहा हूँ। इसीलिए अपनी मेरे नारा जो है मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने लोगों के लिए लड़े और अपने हक के लिए लड़े, यही मेरा नारा है। आप साबुरीन के उत्तराधिकारी खुद को बताते हैं, तो बिल्कुल है ही फिर हम। ओसामा भी उनके उत्तराधिकारी हुए, तो क्या ओसामा और मोहम्मद कैफ एक साथ दोनों भाई बनकर एक साथ आएंगे सामने? क्या देखिए, दोस्ती हो सकती है उनकी दोनों की? सोच बदलना पड़ेगा ना। मोहम्मद कैफ की सोच क्या है? मुसलमानों को बढ़ाओ। तो जो इस सोच में आएगा मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो इस सोच से परे है कि हम ही रहेंगे, तो ये इन सब बातों से मोहम्मद कैफ नहीं जाने वाला है। और अभी तो मेरी जान को ख़तरा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी जान को ख़तरा है, फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे चीज़ें भी आते हैं, पुलिस पदाधिकारी ऑलरेडी हमको बोल भी चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, और अगर साथ किसी भी कोई भी मुसलमान अगर साथ आना है तो इस सोच से आना है कि मुसलमानों को पहले टिकट मिले, मुसलमानों पे जो भी सवाल करता है उनका जवाब दिया जाए और मुसलमानों को सुरक्षित करने वालों के साथ रहा जाए। इन सब बातों के लिए जो भी आएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, और ये बात में नहीं आएगा तो मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। और उत्तराधिकारी तो मैं है ही हूँ, उत्तराधिकारी है ही हूँ भाई। घर किसका टूटा, हाथ किसका टूटा? मेरा। सुनिए, मेरी बहन पर केस, मेरी बीवी पे केस, मेरी वाइफ पर केस, मेरी बहन पर केस, मेरी चच्ची पर केस, मेरी माँ पर केस, मेरे बाप पर केस, मेरे दोस्तों पर केस, मेरे मोहल्ला के लोगों पर केस। अब हम उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। केस हम खाएंगे, लाठी हम खाएंगे, घर हम तुड़वाएंगे, हाथ हम तुड़वाएंगे, जेल हम जाएंगे, और उत्तराधिकारी कोई और रहेगा। और सोच हम रखते हैं मुसलमानों को बढ़ाने वाला, उनका जवाब देने वाला हम रखते हैं, तो कैसे उत्तराधिकारी कोई और रहेगा? उत्तराधिकारी मैं ही रहूँगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि 2025 में मैं ही चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। अगर अभी साबुद्दीन जिंदा होते तो क्या कुछ बदल जाता? अगर साबुद्दीन साहब जिंदा होते ना तो निश्चित मैं रघुनाथपुर विधानसभा से मैं लड़ता, एकदम 100% था। उनकी मौत पर क्या सोचते हैं? उनके मौत पर सिवान के लिए काला दिन, ब्लैक डे, 6 बार बाबरी मस्जिद के लिए, और जिस दिन उनकी इंतकाल हुआ था वो सिवान के लिए ब्लैक डे, क्योंकि सिवान का विकास उस दिन, जब से वो हारे तब से सिवान का विकास रुक चुका है। सिवान विकास नहीं होता है। सिवान में एक ही काम होता है
कि बस सिवान में लोगों को दिखलाया जाता है साहबुद्दीन साहबुद्दीन साहबुद्दीन, बस ये और कोई वही नहीं। साहबुद्दीन के कामों को नहीं गिनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों से तो दिखाया नहीं जाता है। बस खाली हिंदू मुसलमान, बाबरी मस्जिद, संभल, ज्ञानवापी, मथुरा, अजमेर, मदरसा, मोमलिंगचिंग, हिजाब, टोपी, यही तो दिखाया जा रहा है। सिसवन ढाला को लेकर एक बार आप आवाज़ उठाए थे, उसके बाद शायद आपकी अरेस्टिंग हो गई थी। हाँ, तो आप बताइए, आप कह रहे हैं कि सिसवन ढाला पर अपने आवाज़ उठाया था और मेरी अरेस्टिंग हो गई और मैं 6 महीना जेल रहा, तो आप कह रहे हैं अभी हिंदुओं के नेता नहीं, तो ये किस कामों के लिए मैंने किया था? ये सारे लोगों के लिए नहीं किया था, हिंदुओं के लिए किया था, मुसलमानों के लिए किया था, सिखों के लिए किया था, ईसाइयों के लिए किया था, तभी तो जेल गया था। मैं फिर से कहता हूँ, हिंदू हमारे दुल्हन की 2 आंखें, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, अगर दोनों आंख में एक भी आंख फूटता है तो वो बर्बादी इंसान का हो गया। क्या मामला? सिसवन ढाला वाला क्या, हम लोग लगातार ये परिश्रम करते हैं। अग्निवीर में जो सरकार जो बनाई, अग्निवीर 4 साल में, अब बताइए जो लड़कियों की शादी होती है उसकी गार्जियन कहते हैं कि सरकारी हमको नौकरी वाला चाहिए, तो 4 साल में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगा, तो कब नौकरी करेगा, कब वो बूढ़ा होकर रिटायरमेंट हो जाएगा, ये भी चिंता का विषय है। तो अब बताइए कि रिटायरमेंट करके उसके बाद क्या करेगा वो, और उसके आगे लग जाएगा एक्स, ये मानते हैं ना, उसके आगे एक्स लग जाएगा, तो जब भरी जवानी में एक्स हो जाएगा वो। तो आप सोचिए एक्स होने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, वो तो घर उसका बर्बाद हो जाएगा। 10 लाख में क्या मिलने वाला है? हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार की, निश्चित तौर पे इसको हटा दिया जाएगा, एकदम निश्चित तौर पे अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। और वो जो हुआ था अग्निवीर, ये समझ लीजिए कि हर कौम के लोगों के लिए प्रताड़ित था। अब एक बात हमको बताइए कि ये योजना लाने का क्या मतलब था? ये योजना लाने का मतलब ये है कि प्राइवेट करना, प्राइवेट करने से फ़ायदा है जो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जुडिशियल हो चाहे जो भी महकमा हो, सब में तो फॉरवर्ड लोग रहते हैं, तो फॉरवर्ड लोगों से यही तो चाहते हैं कि इन लोगों को, जो खास तर जो निचले कम के लोग हैं, उनको दबाया जाए, और दबाने के लिए ही अग्निवीर लेके आया जाए, क्योंकि अग्निवीर में इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लोग खेती बाड़ी करेंगे, लेबर के काम में जाएंगे और दंगा करेंगे, तो इन लोगों को पहले आगे रख दिया जाएगा, तो इन लोगों का नाम FIR हो जाएगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आगे जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उनकी नौकरी कहाँ से होगी? जब नौकरी नहीं बनेगी तो तलवार लेके खड़े रहेंगे, कलम की जगह तलवार दे दिया गया है। यही तो हालात है देश की। अभी सिवान के सबसे बेहतर नेता बताइए, जो 2 लोगों का नाम बताइए जो सबसे बेहतर नेता है इस समय सिवान के। सिवान के एक तरह से अगर आप देखा जाए तो मैं आपसे पहले बोल रहा कि मैं गैर कौम के लोगों को बहुत कम बात करता हूं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मजबूत है, उनके पास नेता है, उनके पास विधायक है, उनके पास MP है, उनके पास MLC है और उनकी सरकार है ना। हमारे पास MP है, MLA है, ना कुछ है। तो मेरे नज़र में अगर वाकई कोई सिवान का अगर कोई बढ़िया नेता था, है भी नहीं है, था, तो वो थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। उनके बाद कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो बीच सभा में कह दे कि ये रोड बनना चाहिए और दूसरे दिन से काम लग गया। तो ऐसा नेता अभी तक आया नहीं है। उम्मीद है कि मोहम्मद का ऐसा नेता आएगा। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा कि आपको भारत देश के झंडे से कितना प्यार है? बहुत बहुत अद्भुत, जो उसकी बात ही नहीं कर सकते, इतना मोहब्बत है। क्योंकि हम लोग के शरीयत में है कि सबसे पहले इस्लाम और उसके बाद मुल्क, क्योंकि जब हम इस्लाम को मानेंगे तभी हम मुल्क को मानेंगे। जब इस्लाम को मानेंगे तो मुल्क को मानेंगे, मुल्क को मानेंगे, इस्लाम को नहीं मानेंगे तो आप वफादार नहीं हो सकते, देश वफादार नहीं हो सकते हैं, आप जान लीजिए। क्योंकि आपकी जो हदीस है, आपकी जो शरीयत आपको बताएगी आपकी मिट्टी से कितने मादरे वतन जो है कितने मोहब्बत करना चाहिए। तो वो जो तिरंगा झंडा है ना, वो हमारे नहीं, हम मुसलमानों का दिल है, दिल, हर भारतीयों का दिल है। इतना भारत के युवा जो अभी क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके बोले हैं कि ईमानदारी से आप काम कीजिए और 3 चीज़ पे काम कीजिए, लक, लेबर, फेवर। लक, लेबर, फेवर। लेबर कीजिएगा तो घर वाले फेवर करेंगे, और जब घर वाले फेवर करेंगे तो दुआएं आपको लक देगा, अल्लाह आपको लक देगा। यही 3 चीज़ पे काम कीजिए। मेहनत से, माँ बाप से झूठ मत लिए। अपना जो कोच है उनसे आप कभी
बेकार वाली बातें मत कीजिए, उनसे आप खफा मत होइए, कुछ से मोहब्बत कीजिए, कुछ पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी एबिलिटी जो है ना वो कोच ही देखे के बताएगा। आपके कितनी ताकत है, कितना ओवर बॉल डलवाना है या कितना ओवर बैटिंग करवाना है, ये आपका कोच ही बता सकता है। तो आप उनसे मोहब्बत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पर इंशाल्लाह आपकी कामयाबी भारत के युवाओं को नेता में मतलब नेता बनना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हमारा देश 60% युवाओं का देश है और इस देश के लिए सबसे अच्छा अगर कोई युवाओं में से सबसे अगर परफेक्ट अगर देश को संभालने वाला कोई इंसान है तो वह है राहुल गांधी जी। युवाओं के लिए उनकी शादी तो युवा ही ना है अभी। चिराग और तेजस्वी में सबसे बेहतर नेता कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों? इसलिए कि तेजस्वी यादव अभी तक किसी भी दल के साथ वो गए नहीं हैं, दल उनके पास आता है, पहली बात। और चिराग पासवान अपने इसलिए उनसे थोड़ा सा मेरा ये हो रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से एक तो चीज़ है कि वो एक पिछड़े का नेता हैं और रहते हैं बीजेपी में, तो बीजेपी क्या करती है, वो जितने पिछड़े लोग की है उनकी कहानी जब्त कर देती है। अब उठा के देख लिए, सिंधे गए, इधर का भी व्यवस्था बना दिया पारस जी का, तो ये कौन तोड़ा है, कौन ख़त्म किया है? तो ऐसे लोगों के साथ रहिएगा तो आपका भी बेड़ा खराब हो जाएगा। तो तेजस्वी बेहतर इसलिए नेता है कि उन्होंने नौकरी दिया है 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया है। जो कहते हैं कि हम दिए, तो नीतीश जी 17 साल में नहीं दे पाए हैं, आज जब ये कहने लगे तो 17 महीने में देने लगे हैं। नीतीश जी ने एक काम अच्छा किया है, बिजली रोड, दूसरा कोई अच्छा काम नहीं किया है। शराबबंदी फेलियर है, इतने लोग मर रहे हैं भाई, खुल जाना चाहिए शराबबंदी खोल देना चाहिए या क्या करना चाहिए? शराबबंदी के लिए एक नया बनाना चाहिए आधार कार्ड। नियम फ्लॉप हो गया है बिहार में, ये सक्सेस नहीं हुआ। शराबबंदी को हमारा नज़र से जानते हैं चालू कर देना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। और शराबबंदी को चालू कर दीजिएगा ना तो फ़ायदा क्या रहेगा आपको मालूम है कि जो 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है ना, उस नुकसान से ऊपर आके और जो भी ये शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था में लगा देना चाहिए और शराबबंदी को इस तरीके से अलाउ कर देना चाहिए कि आपको आधार कार्ड जाके लीजिए तो आपका जमा हो जाएगा, फिर दोबारा आइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। ये होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए जो लोग पी रहे हैं चोरी छुपे, तो जहरे ना पी रहे हैं, तो वो बिहार के नागरिक नहीं है जो पी रहे हैं, वो तो बिहार के ना लोग हैं। तो बिहार के लोगों से यार हम लोग को मानवता देना चाहिए, हम लोगों को प्यार करना चाहिए। उनकी आदत बनी हुई है, अब नहीं छूट रही है तो क्या किया जाए? गर्दन काट दिया जाए, उन लोगों को फेंक दिया जाए, तो बिहार से फेंक दीजिए, बाहर वहाँ से पलायन के तरह इनको भी पलायन कर दीजिए। इन चीज़ों पर शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। शराबबंदी पर सरकार को विचार विमर्श करके एक नया कानून लाके इसे फिर से चालू कर देना चाहिए। तेज प्रताप यादव को आप बुके दिए थे, तब फोटो काफ़ी वायरल हुआ था और तब आपने कहा था कि तेज प्रताप यादव मेरे आइकन नेता है, हम उनको बहुत मानते हैं। देखिए, मोहब्बत करना किसी से कोई गुनाह नहीं है। उनसे पहले मैंने लालू जी से मिलता हूँ और मिलता भी हूँ, अभी भी जाता हूँ तो मेरी मुलाकात हो जाती है। और उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव जी। तो मान लीजिए कोई हमको रिगार्ड दे रहा है, इतना मोहब्बत दे रहा है, तो उनको हम आइकॉन कहने में क्या दिक्कत? वाकई बिहार के आइकॉन है, तभी हम लोग। तेज प्रताप यादव ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था जब उनसे मीडिया बातचीत किए, तो बोले कि हज़ारों लोग मेरे साथ आते हैं, अब कौन उसमें शूटर है, कौन क्या उसमें हमको नहीं पता, और उसमें कौन हमको जो बुके दिया उनको हम नहीं जानते हैं, डायरेक्ट मना कर दिया था। तो तेज प्रताप जी अगर मान लीजिए मना कर दिए, उनके छोटे भाई जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, तो उनके साथ तो मेरा फोटो ही चल रहा है, उनके साथ तो मेरा उठा बैठा चल रहा है। एक वक्त था, काला दिन था, लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करा कि मेरी क्रिकेट को लाइफ को तो बर्बाद कर ही दिया। अब ये सोचते हैं कि किसी तरह इसका पॉलिटिकल लाइफ भी बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि मैं मुसलमानों का बात करता हूँ और मुसलमानों से मेरा बहुत मोहब्बत है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ कि देश की हालात जिस तरह का है कि किस तरह मस्जिद बचे, किस तरह खानका बचे, किस तरह टोपी बचे, किस तरह अजान से, अभी अजान के बारे में संभल के इमाम साहब को उनको जेल लेके चला गया, क्या कि माइक से अजान। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ। तो नॉर्मली है कि विरोधी तो उनको विरोधी कुछ कर नहीं पाते हैं, ना विरोधी कुछ बोल पाते हैं, और विरोधी के समर्थक भी हट गए हैं। सब समर्थक हम लोग के साथ आ चुके हैं, हक हकूक़ के आ गए हैं, जमात के साथ आ गए हैं। जमात नहीं रहेगा तो कोई क्या कर सकता है? तो तेज प्रताप जी हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको इसी ऑल द बेस्ट है। और उनसे कभी कभी मुलाकात अब होती है, अब जाके पूछिएगा तो बता देंगे कि मोहम्मद कैफ कौन था। जाते जाते आप इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए क्या बोलेगा? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बोलूँगा, सारे हमारे जो दर्शक हैं, हमको चाहने वाले हैं, इनको भाई सब्सक्राइब कीजिए
और ये बेबाकी से सवाल को रखते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप और आगे जाइए और बड़े लोगों से आपका इंटरव्यू हो, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया हो चाहे 400 रुपये वाले मीडिया, वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, 400 रुपये दीजिएगा मीडिया मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप बढ़ाते हैं जो काफ़ी पटना से आते हैं, इन युवाओं को अगर आप मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छी खबर मिलेगी और मजबूत खबर मिलेगी, मजबूर खबर नहीं मिलेगी। ये मोहम्मद कैफ हैं जिनको ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगे थे, कोई इनको शार्प शूटर, कोई बाहुबली बताता था। लेकिन आज हमने हर एक सवाल आपका पूछा, जो भी कमेंट बॉक्स में सवाल आए थे, जो भी इनको लेकर कई लोगों को जो इमेज इनका क्लियर नहीं था, आज हमने हर एक सवाल पूछा और हर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया। बाकी आप मोहम्मद कैफ को लेकर क्या सोचते हैं, आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।